एपिसोड 241। तुमने पता किया वो कौन थे? एकांश ऐश्वर्या से सवाल करता है, जिस पर ऐश्वर्या बोली अभी नहीं, लेकिन हमने 2 लोगों को पकड़ लिया है। बहुत जल्द हमारा दुश्मन हमारे सामने होगा, जो हमारे पीठ पीछे वार कर रहा है। एकांश बस ऐश्वर्या को देख रहा था। ऐश्वर्या आगे बोली, महल में कोई दुश्मन है जो हम पर नजर रख रहा है, और उसने महल के गार्ड्स को अपने आदमियों से बदल दिया था, लेकिन हमने समय रहते उनमें अपने कुछ आदमियों को भी शामिल कर दिया था, जिससे उनका प्लान उल्टा पड़ गया। ऐश्वर्या सीरियस दिख रही थी। एकांश भी ऐश्वर्या की बातें अच्छे से समझ रहा था। एकांश ऐश्वर्या को अपनी बाहों में भरकर बोला, तो तुम क्या चाहती हो? ऐश्वर्या बोली, हम सोच रहे हैं महल की सिक्योरिटी टाइट कर दे और हेल में अपने गार्ड्स को यहां बुला ले, लेकिन फिर इससे तुम्हारे दुश्मनों को तुम पर शक हो जाएगा। एकांश बोला। ऐश्वर्या किसी सोचकर बोली, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम यहां उन्हें हेल आर्मी बनाकर नहीं बल्कि नॉर्मल गार्ड्स बनाकर लाएंगे, और उनकी रियल आइडेंटिटी के बारे में आपको, मुझे और कुछ लोगों को ही पता होगा। ऐश्वर्या के कुछ लोगों से मतलब जोया, कार्तिक, मैक्स और नीर जी से था। एकांश अपना सर हाँ में हिलाता है। उसका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशनलेस था, जिससे यह समझ पाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ देर तक दोनों बात करने के बाद एक दूसरे की बाहों में सो गए। वहीं दूसरी ओर वंदना गुस्से में कमरे का सारा सामान तोड़ रही थी। वहीं उसके पीछे खड़े आदमी डर से कांप रहे थे। उन्होंने कभी भी वंदना जी को इतने गुस्से में नहीं देखा था। पूरे कमरे का सत्यानाश करने के बाद भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, वंदना गुस्से में सोफे पर बैठ गई और चिल्लाकर बोली, हर बार वो लड़की और जय सिंह मेरे हाथों से बच जाते हैं, कैसे कैसे? वंदना चिल्ला ही रही थी, तभी किसी आदमी की दमदार आवाज आई, तुम्हारे ऐसा गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, बस तुम अपना ही नुकसान करोगी, और साथ में मैं भी। वंदना आवाज की तरफ देखती है। वहां एक आदमी काले कपड़े पहने खड़ा था। उसने अपना चेहरा हुडी से छुपा रखा था। वंदना गुस्से में उसे घूर रही थी। तभी आदमी ने अपने हाथ से इशारा करके सारे गुंडों को वहां से जाने को कह दिया, जिसके मिलते ही सारे वहां से ऐसे भागे जैसे उनके पीछे कोई चुड़ैल पड़ गई हो। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सच में वंदना इस वक्त खून पीने वाली चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। उसके सारे बाल फैल चुके थे, उसकी साड़ी अस्त व्यस्त थी, खून सी लाल आंखें। अगर कोई छोटा बच्चा उसे देख ले तो तुरंत रोना शुरू कर दे। वंदना हुडी वाले आदमी की तरफ देखती है। वंदना का दिल जो कि जोरों से धड़क रहा था। आदमी अपने कदम वंदना की तरफ बढ़ाता है, जिसे देख वंदना सोफे से खड़ी होकर गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देख लिया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? वंदना की बात सुन आदमी बोला, क्या होगा? यही न सबके सामने हमारे वर्षों पहले का राज खुल जाएगा। जिसे सुन वंदना की बोलती बंद हो गई। आदमी आगे बोला, अगर जय सिंह और ऐश्वर्या के मरने से पहले सच्चाई सामने आ गई तो तुम भी जानती हो क्या होगा। मिसेज वंदना प्रताप सिंह। वंदना गुस्से में बोली, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे बस उनसे बदला चाहिए, मेरे बेटे की मौत का बदला, हमारे बेटे की मौत का बदला, मिस्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह। वंदना का इतना बोलना था कि खिड़की से तेज हवा का झोंका आया, जिससे आदमी ने सर से उसकी हुडी हट गई, जिससे उस आदमी का चेहरा सामने आया, जो कोई और नहीं खुद राघवेंद्र प्रताप सिंह थे। इसी के साथ कुछ फ्लैशबैक दिखने लगे। 20 साल पहले जब जय जी के ऊपर हमला हुआ था तब उसे राघवेंद्र जी ने ही कराया था, जिसमें ऐश्वर्या के भाई बहन मारे गए थे। लेकिन उन सब में ऐश्वर्या बच गई, पर जब तक वो ऐश्वर्या को मार पाते जय जी ने उन्हें वीर जी के साथ जयपुर से भेज दिया, जिसके बाद उन्होंने ऐश्वर्या को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। इस बीच उन्होंने जय की मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ कारण से उन्हें नहीं मारा। जब ऐश्वर्या वापस आई तब उसकी खबर भी चौहान को राघवेंद्र जी ने पहुंचाई थी, और तब से अब तक ऐश्वर्या के ऊपर जितने भी हमले हुए उनके कहीं न कहीं राघवेंद्र जी का हाथ था, लेकिन ऐश्वर्या हर बार उनसे बच जाती। लेकिन जब उन्होंने जय को मारने की कोशिश की तब ऐश्वर्या ने उनके बेटे को मार दिया, और तभी से वो सबके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। लेकिन अभी तक किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ पाए। राघवेंद्र वंदना से बोले, बस कुछ दिन और, इस बार वो दोनों बाप बेटी नहीं बचेगी, उसके बाद हमारा बदला पूरा हो जाएगा और सब कुछ हमारा होगा। वंदना इन बोली, 25 साल से हम बस यही सुनते आ रहे हैं, लेकिन इन 25 साल में आप आज तक कुछ भी नहीं कर पाए। राघवेंद्र बोले, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं अपना सब कुछ हासिल करके रहूंगा। इतना कहकर वो शैतानी हंसी हंसने लगा। दूसरी ओर महल में सभी लोग आने वाले खतरे से अनजान आराम से चैन की नींद सो रहे थे। दूसरी ओर महल में बने बेसमेंट में ऐश्वर्या, जोया और मैक्स तीनों बेसमेंट में खड़े थे। वहीं उनके सामने कुछ आदमी रस्सियों में बंधे हुए पड़े थे, जिनके पूरे शरीर से खून निकल रहा था, जिसे देखते हुए जोया ऐश्वर्या से बोली, ये छिपकर महल पर नजर रखा रहे थे, पता चला ये किसके कहने पर ऐसा कर रहे हैं? जोया की बात सुन ऐश्वर्या बोली। जोया बोली, विराज चौहान की वाइफ वंदना चौहान। जिसे सुन ऐश्वर्या के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। तभी मैक्स बोला, और उसका एक साथी भी है जो कि महल का ही है। जिसे सुन ऐश्वर्या के चेहरे के भाव कठोर हो गए। ऐश्वर्या कुछ सोचकर बोली, पता कौन है वो जो हमारी थाली में खाकर उसी में छेद कर रहा है? मैक्स अपना सर हाँ में हिलाता है।
तभी जोया सामने पड़े आदमियों की तरफ देखते हुए बोली, इनका क्या करना है? इन्हें हमारे जानवरों को खिला दो। ऐश्वर्या की इतनी खतरनाक बात सुनते ही सामने बैठे आदमी उससे अपनी जान की भीख मांगने लगे, लेकिन ऐश्वर्या पर उनकी बातों का जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। तभी एक आदमी गुस्से में बोला, तुम सुंदर चेहरे के पीछे एक शैतान हो। जिसे सुन ऐश्वर्या के चेहरे पर खतरनाक तिरछी मुस्कान आ गई। ऐश्वर्या उसी मुस्कान को बनाए बोली, ठीक कहा तुमने, मैं शैतान हूं। फिर कुछ रुककर बोली, शैतान नहीं, शैतानों की रानी। ऐश्वर्या की मुस्कान देखकर एक मिनट के लिए मैक्स और जोया भी डर गए, क्योंकि जब भी ऐश्वर्या ऐसे मुस्कुराती थी तब जरूरी कुछ खतरनाक और बड़ा होने वाला होता था। उसके बाद ऐश्वर्या ने इशारा किया तो कुछ गार्ड्स आकर उन आदमियों को घसीटते हुए ले गए, जिसके बाद ऐश्वर्या वहां से चली गई। उसके पीछे पीछे मैक्स और जोया भी चले गए। ऐश्वर्या बेसमेंट से बाहर आते हुए बोली, 2 दिन बाद हमारा राज्याभिषेक है, उसकी तैयारी करो, हमारे दुश्मनों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐश्वर्या की शातिर मुस्कान देख दोनों ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। मैक्स जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा उसकी नजर सामने बेड पर गई, जहां बेड पर कोई खुद को चादर में लपेटकर सो रहा था। ऐसे ही मैक्स ने ये देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। मैक्स बेड की तरफ देखते हुए खुद से बोला, साला एक तो वो खड़ूस बॉस दिन भर चैन से सांस नहीं लेने देती, और अब ये चैन से सोने भी नहीं देता। इसे तो मैं आज जान से मार डालूंगा। साले की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? इतना कहकर मैक्स गुस्से में बेड की तरफ बढ़ गया और गुस्से में उसने चादर को खींचते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड? कहते कहते मैक्स अटक गया। जब उसकी नजर बेड पर सोती रीटा पर गई, जो कि मैक्स के चादर खींचने से जान चुकी थी। रीटा ने इस वक्त सिर्फ व्हाइट शर्ट पहनी थी, जो कि मैक्स की जी थी, जिससे उसकी गोरी टांगे और कॉलर बोन साफ दिख रही थी। रीटा जो अभी आधी नींद में थी वो कसमसाते हुए बोली, अबे यार सोने देना, शांति है, वैसे भी उस शैतान ने मेरी नींद हराम कर रखी है। मैक्स रीटा को खूबसूरती में खोया था। जैसे ही उसने रीटा की बात सुनी उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगा। रीटा बोली, तुम्हारी तो मैं, तुमने मुझे शैतान कहा। रीटा को जब अपनी बॉडी पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई तो उसने अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखा। मैक्स को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रीटा लगभग चिल्लाते हुए बोली, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? रीटा की बात सुन मैक्स उसे ऐसे देखता है जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो, लेकिन अब बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता। आखिर वो इस बेवकूफ से प्यार जो कर बैठा था। रीटा की बात पर मैक्स बोला, दिस इज माई रूम, नॉट यू। मैक्स अभी भी रीटा को देख रहा था। रीटा को ऐसे देख इसके अंदर की डिजायर बढ़ रही थी। रीटा ने जब मैक्स को खुद को घूरते देखा तो उसकी नजरों का पीछा किया, जो रीटा की ब्रेस्ट पर थे, जिसे देखते ही रीटा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मौके इंटेंस नजरों से रीटा को देख रहा था। रीटा जल्दी से चादर खींच खुद को उससे ढांकते हुए मैक्स के ऊपर चिल्लाकर बोली, ठरकी कहीं के, शर्म नहीं एक लड़की को ऐसे गंदी नजरों से देखते हुए? रीटा की बात सुन मैक्स में चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। मैक्स रीटा की तरफ झुकते हुए बोला, जो पहले से ही अपना हो उसे देखने में कैसी शर्म, और वैसे भी अब कुछ भी छुपाने की कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ पहले ही देख चुका और हम दोनों ने साथ में गेम भी तो खेला था। कहते हुए मैक्स पूरी तरह से रीटा के ऊपर झुक चुका था। रीटा पीछे होते होते बेड पर लेट गई थी। मैक्स की बात सुन रीटा सवालिया नजरों देखते हुए से बोली, हमने कौन सा गेम खेला? मैक्स रीटा के दोनों हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ बेड के ऊपर धसाते हुए बोला, क्या बेबी इतनी जल्दी भूल गई? लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद तुम कभी उसे नहीं भूलेगी। इतना कहकर मैक्स रीटा के होठों की तरफ बढ़ने लगा। वहीं रीटा को अपने और मैक्स के रोमांस वाले पल याद आ गए, जिसके याद आते ही रीटा के गाल टमाटर से लाल हो गए। मैक्स इससे पहले रीटा के होठ छू पाता रीटा हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ 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 याद आ गया, अब दूर हटो मुझसे। तभी मैक्स रीटा के कान पास जाकर अपनी मदहोश करने वाली आवाज में बोला, बेबी अब इतने आगे बढ़कर पीछे हट जाना, दैट्स नॉट फेयर। तो आज रात मुझे झेलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हमारी सुहागरात है। तुम पागल हो गए हो क्या? सुहागरात शादी के बाद होती है। रीटा मैक्स पर गुस्सा करते हुए बोली। मैक्स बोला, बनी, लेकिन मैं तो हमारी हर रात सुहाग रात बनाना चाहता हूं। कहकर मैक्स फिर से रीटा को किस करने वाला था कि तभी फिर से रीटा बोली, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन मैके रीटा की बातों पर ध्यान दिए बिना उसके होठों पर अपने होठ रख उसे स्मूथली किस करने लगा। समय के साथ उनकी किस वाइल्ड होती गई। अब रीटा भी मैक्स के साथ बहक रही थी। कुछ ही देर में दोनों के सारे कपड़े बेड के नीचे बिखरे पड़े थे। वहीं मैक्स रीटा की पीठ पर किस और बाइट कर रहा था। पूरे कमरे में रीटा की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी, जिससे मैक्स और ज्यादा एक्साइटेड होकर रीटा को किस करने लगा। आधे घंटे बाद मैक्स रीटा को पलटकर उसके ऊपर आ गया और दोनों को चादर से लपेटकर रीटा के अंदर एंटर हो गया, जिसके होते ही रीटा दर्द से चिल्लाई, लेकिन मैक्स ने अपने होठों को उसके होठों पर रख उसकी चीख दबा ली। रीटा की आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे। रीटा की दर्द हो गया था। जब मैक्स को एहसास हुआ तो वो रुक गया और रीटा को किस करने लगा। रीटा का दर्द जब कम हुआ तो उसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लगा
उसी के साथ पूरे कमरे में रीटा की सिसकियां और कराहने की आवाज गूंज रही थी, जो मैक्स को और एक्साइटेड कर रही थी। कुछ देर बाद दोनों थककर एक दूसरे की बाहों में सो गए। तभी कोई रीटा के कमरे का दरवाजा खटखटाता है, जिसे सुन रीटा डर गई क्योंकि अभी रात के 3 बजे हुए थे। मैक्स भी अब जाग चुका था। तभी उन्हें एक जानी पहचानी आवाज आई, जिसे सुन दोनों के होश उड़ गए। मैक्स रीटा के ऊपर सो रहा था। मैक्स अपनी आंख बंद किए बोला, उम्मम इतनी रात को कौन आ गया? कहकर मैक्स रीटा के ऊपर से उठा और वैसे ही दरवाजा खोलने जाने लगा, जिसे देख रीटा उस पर चिल्लाते हुए बोली, अरे ठरकी आदमी, पहले कपड़े तो पहन लो, फिर जाकर दरवाजा खोलना। रीटा की बात सुन मैक्स पहले उसे घूर कर देखता है, लेकिन जब उसने खुद को देखा तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो बिना कपड़ों के था। मैक्स जल्दी से बेड के नीचे से अपने कपड़े उठाकर उसे पहनता है। फिर रीटा को देखते हुए कहता है, तुम्हें तो मैं अपना थारकीपन बाद में दिखाऊंगा, वो भी बेड पर। कहके उसने रीटा को आंख मार दी। रीटा तो बस अपनी आंखें फाड़े मैक्स की बेशर्मी भरी बातें सुन रही थी। मैक्स ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने कोई खड़ा था, जिसे देख मैक्स झल्लाते हुए बोला, क्या अब तुम मुझे चैन से सोने भी नहीं दे सकते? मैक्स को ऐसे गुस्सा करते देख रीटा बेड से बैठे हुए ही दरवाजे के बाहर झांकने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे दरवाजे पर कोई भी नहीं दिख रहा था। कुछ देर तक बात करने के बाद मैक्स कमरे में आया। उसका मूड इस वक्त खराब लग रहा था, जिसे देखते हुए रीटा उससे बोली, कौन था बाहर? मैक्स एक नज़र रीटा के परेशान चेहरे को देखता है, जिसमें परेशानी साफ दिख रही थी। मैक्स से लंबी सांस ली, फिर कहा, कोई नहीं, वो मुझे कुछ काम से अभी जाना पड़ेगा, तुम आराम से सो जाओ, और हाँ, मेरी फिक्र मत करना। कहते हुए मैक्स क्लोजेट रूम में बिना रीटा को बात सुने चला गया। वहीं रीटा कुछ बोलने वाली थी, लेकिन मैक्स के चले जाने से वो कुछ नहीं बोल पाए। रीटा आभा भी चादर में लिपटी बेड पर बैठी थी। कुछ देर बाद मैक्स बाहर आया। मैक्स की नज़र बेड पर बैठी रीटा पर चली गई, जो किसी गहरी सोच के डूबी थी, जिसे देख मैक्स ने अपने कदम रीटा की तरफ बढ़ा दिए और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। जब रीटा को इसका एहसास हुआ तो उसने अपना सर ऊपर उठाकर मैक्स को देखा। मैक्स रीटा के गाल पर हाथ रख बोला, क्या हुआ, तुम परेशान हो? रीटा मैक्स के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख परेशान होते हुए बोली, आप इतनी रात को? इससे आगे रीटा कुछ बोलती मैक्स बीच के हाँ बोल पड़ा, तुम्हें पता है तुम्हारा पति कौन है? रीटा अपना सर हाँ में हिलाती है। मैक्स बोला, फिर भी तुम कहते कहते मैक्स रुक गया। वो बेड पर रीटा के बगल में बैठा और रीटा के दोनों हाथों को प्यार से पकड़कर बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मुझे किससे खतरा होगा, जबकि मैं खुद दूसरों के लिए खतरा हूं। अब इसलिए मेरी चिंता छोड़ो और आराम से सो जाओ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मैक्स ने रीटा के माथे को चूम कर कहा, BYY, और कमरे से चला गया। रीटा अभी भी बंद दरवाजे को देख रही थी। शुरू में रीटा को मैक्स पसंद नहीं था, लेकिन उसके साथ रहते रहते वो भी मैक्स को पसंद करने लगी। उसे पता था कि मैक्स कौन है, लेकिन फिर भी उसे मैक्स की चिंता थी। रीटा दरवाजे की तरफ देखते हुए खुद से बोली, पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता, हमेशा आपकी चिंता सताती रहती है। शायद रीटा को अभी यह एहसास नहीं था कि उसे मैक्स से प्यार हो गया। वहीं कमरे से बाहर निकलने के बाद मैक्स के चेहरे पर मुस्कान थी, जो शायद रीटा को वजह से थी। उसे रीटा का अपनी केयर और चिंता करना अच्छा लग रहा था, जो शायद पहले ऐश्वर्या, जोया और कार्तिक के अलावा किसी ने नहीं की। मैक्स मुस्कुराते हुए आ रहा था, तभी वो अपने सामने खड़े शख्स से टकरा गया। मैक्स जिससे टकराया था वो गुस्से में झल्लाते हुए बोला, अबे अंधा हो गया क्या, देखकर नहीं चल सकता? फिर अपने सर में हाथ रखकर आह मेरा सर फोड़ दिया। मैक्स ने जब ये बातें सुनी तो सामने खड़े आदमी को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा, जिस पर मैक्स झुंझलाकर बोला, यार अब ऐसे घूर कर देखना बंद करो, तुम्हारे घूरने से मैं मर नहीं जाऊंगा। जिस पर मैक्स के सामने खड़ा आदमी गुस्से में बोला, अगर तुम्हें मरने का इतना शौक है तो मैं अभी उसे पूरा कर देता हूं। कहकर अपने पास से गन निकालकर उसे मैक्स के सर पर रख दिया। लेकिन मैक्स डरने के बजाय उस पर हंसने लगा। जिसे ऐसे करते देख आदमी बोला, साले मैं सीरियस हूं और तो है कि हंस रहा है। मैक्स बोला, अब अगर तेरी बकवास बंद हो गई हो तो अब चले, या फिर बॉस के आने की गाली सुनकर जाएगा। जिसे सुन आदमी का मुंह बन गया। उसके बाद दोनों रात के अंधेरे में महल से बाहर निकल गए, जहां उन्हें जाते देख महल में एक आदमी छुपकर देख रहा था। मैक्स और आदमी के जाने के बाद उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके बोला, महल से 2 आदमी रात को बाहर निकले हैं। जिस पर फोन के दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, तुमने उनका चेहरा देखा? तो आदमी जो कि गर्दन में छिपा हुआ था बोला, नहीं, दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आई, नजर रखे रहो, जैसे ही कोई खबर हो मुझे कॉल करना। ओक बॉस, इतना कहकर आदमी ने कॉल काट दिया, जिसके बाद वो पहरा दे रहे गार्ड से छिपकर महल के अंदर चला गया। दूसरी ओर मैक्स और कार्तिक दोनों जयपुर से दूर सुनसान खंडर जैसे घर के सामने खड़े थे, जो कि सालों से बंद पड़ा था। मैक्स अपने हाथ में पकड़ी गन से अपने सर पर टैप करते हुए कार्तिक से बोला, तुम्हें क्या लगता है बॉस ने हमें इतनी रात को यहाँ इस खंडर जैसे घर में क्या करने भेजा है? जिस पर कार्तिक मैक्स के सर पर मारकर बोला, अबे बॉस के चमचे, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ इतनी देर से झक मारकर खड़ा थोड़ी ना होता।
कार्तिक की बात सुन मैक्स को उस पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो उसे कुछ कर नहीं सकता था। आखिर था तो वो भी उसकी बॉस का भाई। मैक्स अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए बोला, तो यहाँ खड़े होकर मच्छर मारना है क्या? बॉस को कॉल करके पूछो। कार्तिक बोला, इतनी रात को? जिस पर मैक्स ने अपना सर पीट लिया और कार्तिक को अपनी रिस्ट वॉच में टाइम दिखाते हुए बोला, सुबह के 5 बज चुके हैं मेरे बाप, और बॉस भी उठ गई होगी। कार्तिक बोला, तो ये तुम सीधे सीधे भी बोल सकते थे। दोनों ही बच्चों की तरह बात बात पर लड़ रहे थे। वहीं उनके पीछे खड़े गार्ड्स जो कि उनके साथ आए, दोनों को ऐसे लड़ते झगड़ते देख हैरान थे, क्योंकि इन सभी ने हमेशा से मैक्स और कार्तिक का सीरियस और गुस्से वाला रूप ही देखा था। ऐसा बहुत ही कम होता था जब दोनों उनके सामने मुस्कुराते थे, लेकिन यहाँ तो उल्टा दोनों झगड़ने में लगे थे। पीछे खड़े गार्ड्स में से एक अपने दूसरे साथी से बोला, दोनों को ऐसे लड़ते देख मुझे टॉम एंड जेरी याद आ गए। वो भी ऐसे ही बात बात पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। हमारी प्रिंसेस ही इन्हें संभाल सकती है। पास खड़े गार्ड में एक कार्तिक के पास आकर बोला, सर अगर आपका लड़ना हो गया हो तो हमें बता दीजिए कि हमें क्या करना है। आदमी की बात सुनकर करती उसे घूरने लगा, लेकिन उसे तो कार्तिक से ज्यादा मैक्स से डर लगता था। मैक्स ने अपना फोन निकाला और ऐश्वर्या को कॉल करने लगा। कुछ ही देर में फोन के दूसरी तरफ से ऐश्वर्या की आवाज आई, क्या तुम पहुंच गए? मैक्स बोला, यस बॉस। जिसके बाद ऐश्वर्या ने मैक्स से कुछ कहा, जिसे सुनते ही मैक्स की आंखें बड़ी हो गई। कार्तिक जो मैक्स के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन देख बात जानने के लिए क्यूरियस था। कॉल कट होते ही मैक्स से बोला, क्या कहा ऐश ने? और आस भरी नजरों से मैक्स को देखने लगा। मैक्स कार्तिक को देखकर बोला, दोनों को चुल्लू भर पानी को दून मरने को कहा। मैक्स की बात सुन कार्तिक सोचते हुए बोला, दोनों कौन? जिस पर मैक्स झल्लाकर बोला, अबे हम दोनों और कौन? जिसे सुन पीछे खड़े गार्ड को हंसी आ गई, क्योंकि अब तक तो वो भी समझ चुका था कि मैक्स को उनकी बॉस से डांट पड़ी है। जब मैक्स ने गार्ड्स की खुद पर हंसते देखा तो गुस्से बोला, अगर अब किसी को मैंने हंसते हुए देख लिया तो वो उसकी आखिरी हंसी होगी। मैक्स की धमकी सुनकर सभी के होश उड़ गए। फिर क्या था, मैक्स ने सभी से कहा, घर की छानबीन करो और जो कुछ भी सस्पिशियस लगे उसे उठा लो। मैक्स का ऑर्डर मिलते ही सारे आदमी अपने अपने काम में लग गए। उनके साथ कार्तिक और मैक्स भी वहां तलाशी कर रहे थे। दोनों क्यों ढूंढ रहे थे, लेकिन शायद जिस चीज की उन्हें तलाश थी वो मिल नहीं रहा था, इसलिए मैक्स को कार्तिक परेशान हो गए। आधे घंटे तक तलाशी करने के बाद उन्हें कमरे में एक खुफिया दरवाजा मिला, जिसे खोलकर कार्तिक और मैक्स उसके अंदर गए। अंदर चारों तरफ अंधेरा छाया था। सबने अपने अपने फोन की टॉर्च जलाई और अंदर पहुंच गए। जहां पहुंचने के बाद मैक्स और कार्तिक को दीवार पर एक पुरानी सी फोटो दिखी, जिस पर मकड़ी ने अपना जाल बुन दिया था। कार्तिक फोटो के पास गया कि उसके ऊपर से जाल हटाकर फोटो पर टॉर्च मारकर उसे देखने लगा, जिसे देखते ही कार्तिक के होश उड़ गए। यही हाल मैक्स का था। मैक्स ने अपने आदमियों से कहकर कमरे की अच्छे से तलाशी करवाई, जहां उन्हें कुछ लेटर और उसके अलावा बहुत से सामान मिला, जो उन्हें हैरान करने के लिए काफी था। मैक्स और कार्तिक सारा सामान लेकर वहां से निकल गए। उनके वहां से जाते ही एक गाड़ी आकर वहां रोकी। उसने सामने खंडर हो चुके घर को देखा। मैक्स और कार्तिक के घर में पहले की तरह ताला लगा दिया था, जिसे देखकर ये समझ पाना मुश्किल था कि कोई वहां आया होगा। अभी सुबह के 7 बज रहे थे। आदमी ने एक नजर खंडर हो चुके घर को देखा, फिर खुद से बोला, तुम में मेरे बहुत से राज दफन है जो बाहर ना आने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वो बाहर आ गए तो मेरी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कुछ सोचकर उसने अपने साथ आए आदमियों से कहा, आग लगा दो इस घर को। कुछ ही देर में पूरा घर आग की लपटों में जल रहा था, जिसे देखकर आदमी जोर जोर से हंसने लगा। वो इस वक्त किसी हैवान की तरह लग रहा था। दूसरी ओर कार्तिक और मैक्स ने सारा सामान ले जाकर महल के पीछे बने बेसमेंट में रख दिया, जहां पर सिर्फ 4 लोगों को जाने की इजाजत थी। वहां की सिक्योरिटी काफी टाइट थी। बेसमेंट से लौटने के बाद दोनों फीस होने चले गए। वहां किसी को भी पता नहीं चला था कि दोनों रात भर महल से गायब थे। सभी हॉल में बैठे ही थे कि उन्हें दरवाजे से राघवेंद्र जी आदत आते हुए दिखे, जिन्हें देख जय जी उन्हें रोकते हुए बोले, राघवेंद्र आप इतनी सुबह सुबह कहां से आ रहे हैं? जय जी सवाल सुनकर राघवेंद्र के चेहरे पर डर दिखने लगा, जिसे जचूप कर अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर राघवेंद्र बोले, वो भाई साहब हमें कुछ काम था तो बस इसलिए। फिर जल्दी से बात को बदलते हुए बोले, वैसे आप आज बड़े खुश दिखे, क्या बात है? जय जी मुस्कुराकर बोले, हाँ भाई खुशी की बात ही है, हम बहुत जल्द नाना जो बनने वाले हैं। जय जी बात सुन राघवेंद्र के चेहरे के भाव बदलने लगे। वो सवालिया नजरों से जय जी को देखते हुए बोले, नाना। पीछे से संध्या जी बोली, जी और आप छोटे नाना? फिर अपने हाथ में पकड़ी मिठाई की थाल उनके सामने करते हुए बोली, ये लीजिए, पहले अपना मुंह मीठा कीजिए। राघवेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसमें थाल से काजू कतली उठाई और बोला, अब बता भी दीजिए भाई साहब, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी पीछे से आती हुए रुचि बोली, ऐश्वर्या दीदी मां बनने वाली है। वहां सभी के चेहरों पर खुशी देखी जा सकती थी, लेकिन जैसे ही राघवेंद्र ने रुचि की बात सुनी उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जिसे देख कार्तिक शक करते हुए बोला, क्या हुआ काका सा, आप इस बात से खुश नहीं है?
जिसे सुनते ही राघवेंद्र हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, आखिर हमारे साथ खेलने के लिए कोई नया मेहमान आ रहा है। जिसे सुन सब हंसने लगे। सभी के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी, लेकिन कार्तिक और मैक्स दोनों ही राघवेंद्र जी को गुस्से और घृणा भरी नजरों से देख रहे थे, जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। जय जी खुश होते हुए बोले, जाओ हमारी तरफ से पूरे जयपुर में मिठाइयां बांटो, पूरे जयपुर को सजा दो, सबको पता चलना चाहिए कि हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। जिसे सुन सभी खुशी थे, लेकिन कोई था जो अंदर ही अंदर जल रहा था। ये कोई और नहीं राघवेंद्र थे। उसने जब सबको खुश देखा तो काम का बहाना बनाकर अपने कमरे में चला गया। अंदर पहुंचकर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और गुस्से में पूरे कमरे का सामान तोड़ने लगा। उसे देखकर कोई भी डर जाता। वो इस वक्त बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे और खुद से बोल रहे थे, नहीं ऐसा नहीं ही सकता, ऐसा नहीं ही सकता, मेरी खुशियों को आग लगाकर ये लोग खुश नहीं रह सकते। काफी देर तक तोड़फोड़ करने बाद फाइनली उनका गुस्सा कुछ हद तक शांत हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगे। 2 रिंग जाते ही दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज आई, कहो क्या बात है? राघवेंद्र गंभीर स्वर में बोले, ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है। जिसे सुनते ही फोन के दूसरी तरफ की औरत चौंक गई। वो बोली, क्या? लेकिन ये कैसे ही सकता है? क्या मैंने तुम्हें जो दावा दी थी वो तुमने उसे नहीं खिलाए? राघवेंद्र बोले, खिलाई थी, लेकिन उसके बाद भी। फिर कुछ देर रुककर अपने हाथ से अपने माथे को रगड़ते हुए बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कहीं तुमने मुझे कोई गलत दवा तो नहीं से दी थी? जिसे सुन औरत गुस्से से बोली, और मैं ऐसा क्यों करूंगी? राघवेंद्र बोले, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा हम ये सोचे कि उस ऐश्वर्या का राज्याभिषेक कैसे रोके। कल वो जयपुर की महारानी बन जाएगी और वो एकांश महाराज। हमें आज ही कुछ करना होगा। राघवेंद्र के चेहरे के भाव इस वक्त अजीब थे, जिन्हें देख उनके दिमाग की बात समझ लेना मुश्किल था। कुछ देर तक बात करने के बाद औरत बोली, मेरे पास एक प्लान है जिससे कल का राज्याभिषेक भी रुक जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। औरत की बात सुन राघवेंद्र की आंखों में चमक आ गई। वो बोले, कैसा प्लान? जिस पर औरत ने राघवेंद्र से कुछ कहा, जिसे सुन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुश होकर बोले, अगर हमारा प्लान काम कर गया तो हमें हमारा हक मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ देर रुककर वो आगे बोले, हमें सच में हमारी पसंद पर नाज है, मिसेज वंदना प्रताप सिंह। इतना कहकर वो शैतान जैसे हंसने लगे। उनके साथ वंदना के चेहरे एक भी शातिर मुस्कान आ गई। दूसरी ओर बाहर हॉल में अंदर चल रही चालों से अनजान सभी लोग खुश थे। कल ऐश्वर्या का राज्याभिषेक था, इसलिए सभी उसकी तैयारी में लगे हुए थे, जिसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड रूही, जिया और देव थे, क्योंकि उन्हें मस्ती करने को जी मिलना था। सभी खुश थे। तभी संध्या जी ऐश्वर्या से बोली, बेटा आप जाकर अपने कमरे में आराम करो, इस हालत में ज्यादा काम करना सही है। ऐश्वर्या ने हामी में अपना सर हिलाया और कमरे में चली गई। ऐश्वर्या के जाते ही मैक्स और कार्तिक भी इसके पीछे चले गए। ऐश्वर्या अपने कमरे में ना जाकर स्टडी रूम में गई थी, जिसके पीछे मैक्स, कार्तिक और थोड़ी देर बाद एकांश, हर्षित और जोया देव भी आ गए। सबके आ जाने के बाद ऐश्वर्या बोली, सब आ चुके या अभी कोई बाकी है? जिस पर कार्तिक बोला, बाबा अभी नहीं आए। ऐश्वर्या बोली, वो किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए उन्हें छोड़ो। जिसके बाद सभी एक साथ स्टडी रूम में रखे सोफे पर बैठे थे। एक तरफ एकांश और ऐश्वर्या, दूसरी ओर जोया देव और हर्षित, और तीसरे में मैक्स और कार्तिक, जो दोनों एक दूसरे से बैठने को लेकर लड़ रहे थे। जिसे देख ऐश्वर्या चिढ़ते हुए बोली, क्या तुम दोनों कभी शांत नहीं बैठ सकते? जिस पर कार्तिक चिढ़ते हुए बोला, ये तुम अपने चमचे को समझाओ, यही हमेशा मुझे लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। जिस पर मैक्स ने कार्तिक को घूर कर देखा तो कार्तिक बोला, तुम्हें ऐसे घूरने से मैं डरने नहीं वाला समझे। एलम कार्तिक ओबरॉय। मैक्स बोला, अपने नाम की धौंध उसे दिखाना जो तुम्हारे बारे में ना जानता हो। दोनों को बहस करते देख अब एकांश गुस्से में बोला, अगर अब तुम दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया तो मैं दोनों को महल के छत से नीचे फेंकवा दूंगा। एकांश की धमकी सुनकर दोनों चुप हो गए और एक दूसरे को घूर कर देखने लगे। जिसे देख ऐश्वर्या ने गहरी सांस छोड़ी और बोली, ये कभी नहीं सुधर सकते। जिसे सुन कार्तिक और मैक्स का मुंह बन गया, लेकिन दोनों ने किसी से सामने जताया नहीं। जोया दोनों को देखते हुए बोली, है बचपन से ही इनका रही रोज का नाटक। मैं तो क्या कहती हूँ, तुम इन दोनों में से एक की लंदन भेज दो। जिस पर मैक्स बोला, मैं तुम्हें ना लंदन पार्सल कर दूं, वो भी जिंदगी भर के लिए, क्या कहती हो? जिसे सुन जिस चिढ़ गई। ऐश्वर्या बोली, गई, इस लड़ना बंद करो, हम जिस काम के लिए यहाँ जुड़े हैं पहले उसे करने हैं। ऐश्वर्या मैक्स को इशारा करती है, जिसके मिलते ही मैक्स ने सारा सामान जो कि उन्होंने खंडा हो चुके घर में मिले थे सब ऐश्वर्या और बाकी सबके सामने रख देता है। जिसके बाद सभी इन सामानों को गौर से देखने लगे, जिन्हें देखते हुए ऐश्वर्या और बाकी सबकी नजर पुरानी फोटो फ्रेम पर गई। ऐश्वर्या फोटो फ्रेम को उठाकर उसे देखती है, जिसमें करीब 5 लोग खड़े थे, जिसमें सिर्फ 2 लोगों के ही चेहरे साफ समझ आ रहे थे, बाकी लोगों के चेहरे खराब हो चुके थे, मतलब फोटो में। ऐश्वर्या ने देखा ये फोटो राज पैलेस की ही थी। जिस आदमी का चेहरा दिख रहा था वो जय जी थे, जिनके साथ 4 आदमी कौन थे ये ऐश्वर्या नहीं जानती थी, उन्हीं में एक औरत भी थी।
फोटो को देखते हुए ऐश्वर्या बोली, इनमें तो बस पापा का चेहरा से समझ आ रहा है, बाकी के लोग कौन है। दरअसल फोटो में और अभी के जय भी में कुछ बदला था तो वो था कि वो थोड़े बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी पुरानी फोटो और अभी के जय को देखकर पहचानना मुश्किल नहीं था। एकांश ने ऐश्वर्या के हाथ से फोटो ली, फिर उसे देखते हुए बोला, मैं इसे रिकवर करवाता हूँ। ऐश्वर्या ने बस हूँ कहा और बाकी का सामान देखने लगी, जिसमें कुछ औरत के सामान थे। उन्हीं में उसे एक चिट्ठी मिली, जिसे खोलकर पढ़ने के बाद ऐश्वर्या का ध्यान इस चिट्ठी पर लगी मुहर पर गया, जो कि राज परिवार की थी। दरअसल उस समय मुहर का इस्तेमाल होता था, जिसे ऐश्वर्या ने जय जी के पास देखा था, जिसे देख ऐश्वर्या पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। ऐश्वर्या बोली, आखिर इस घर का हमारे पापा से क्या कनेक्शन। ऐश्वर्या ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि उसने जिस मुहर को जय जी के पास देखा वही मुहर उस चिट्ठी पर भी लगी थी। उसे खोलकर पढ़ने पर पता चला कि वो एक लव लेटर था, जिसे पढ़ते ही ऐश्वर्या की भौहें सिकुड़ गई। जब सबने ऐश्वर्या के रिएक्शन देखे तो सबने भी बारी बारी से उस लेटर को पढ़ा। सबके रिएक्शन अलग अलग थे। तभी कार्तिक बदहवासी में बोला, क्या काका सा पहले किसी अफेयर चलता था। जब ऐश्वर्या ने कार्तिक की बात सुनी तो उसे घूर कर देखा, जिससे कार्तिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपनी सफाई में कहा, अरे मैं तो बस अपनी राय दे रहा था। तभी एकांश बोला, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर काकासा की सील को इसमें लगाया हो, ताकि अगर कभी किसी के सामने ये सच आता भी है तो इसमें वो फंसे, ना कि असली गुनाहगार। तभी जोया भी एकांश की बात में हामी भरकर बोली, मुझे भी जीजू की बात सही लग रही है, वरना कौन बेवकूफ लव लेटर में अपनी सील लगाकर भेजता है, जबकि ये राजा शाही है। ऐश्वर्या को भी दोनों की बातें सही लगी। ऐश्वर्या बोली, हमें सब जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि हम बस शक के बुनियाद पर किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। उसके बाद सबने कुछ देर तक बात की, जो बाद में पता चलेगी। सबकी बात होने के बाद सब एक एक कर स्टडी रूम से चले गए। अब वहां बस ऐश्वर्या और एकांश बचे थे। सबके जाते ही एकांश ऐश्वर्या के नजदीक एयर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, जान बहुत काम हो गया, चलो अब चलकर आराम करो, क्योंकि अब तुम्हें अपना बस नहीं हमारे बच्चे का भी तो ख्याल रखना है। एकांश का हाथ ऐश्वर्या के पर था और दूसरा उसकी गर्दन की सहला रहा था। ऐश्वर्या एकांश की बात सुन मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ मिस्टीरियस वाइब थी। जिसके बाद दोनों स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे में चले गए। जिनके जाते ही फिर से एक परछाई पिलर के पीछे से बाहर निकली। उसमें किसी को कॉल किया और बोला, बात पक्की है, वो सच में प्रेग्नेंट है। तभी फोन के दूसरी तरफ से औरत की आवाज आए, मार डालो उस बच्चे को, ताकि उसे भी पता चले कि जब अपने बच्चे को खोते हैं तो कितना दुख होता है। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। दूसरी ओर देव और जोया दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे। देव जोया से कह रहा था, तुम्हें पता है मेरा भतीजा मेरे जैसे होगा, हैंडसम। जिस पर जोया तपाक से देव को छेड़ते हुए बोली, किसने कहा तुम हैंडसम हो, अरे तुम तो चिंपांजी हो। इतना कहकर जोया जोर जोर से हंसने लगी। देव ने जोया को अपना मजाक उड़ाते देखा तो चिढ़ गया। देव बोला, जोया की बच्ची, तुमने मुझे चिंपांजी कहा, रुको मैं बताता हूं तुम्हें। इतना कहकर वो जोया को पकड़ने के लिए भागा, लेकिन जोया पहले से ही उसके लिए तैयार थी। देव के अपने पास पहुंचने से पहले ही जोया वहां से भाग निकली। फिर आगे रुककर देव को जीभ दिखाकर चिढ़ाने लगी और बोली, चिंपांजी पहले मुझे पकड़ के बताओ, बाद में देखेंगे क्या करना है। अब तो बात देव के ईगो पर आ गई। फिर क्या, पूरे हॉल में दोनों की पकड़म कपड़ाई शुरू हो गई। ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी की खबर जयपुर के साथ पूरे राजस्थान में आग की तरह फैल चुकी थी, जिनमें में कुछ लोग उनके लिए खुश थे तो कुछ गुस्से से पागल हो चुके थे। ऐश्वर्या जयपुर की भावी रानी थी और अगर ऐश्वर्या का कोई बच्चा हुआ तो उसके बाद बाकी सब उसके बच्चे को मिलेगा, जो कि उनके दुश्मनों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। उन्हें तो ऐश्वर्या का रानी बनना ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अब उसके साथ एक बॉम्ब उनके ऊपर और फूट गया। अब ऐश्वर्या के दुश्मन अपनी हरकत में आ चुके थे। एक दिन बाद ही ऐश्वर्या को जयपुर की रानी बना दिया जाएगा और एकांश जयपुर का राजा, जो सबको खटकने लगा था, क्योंकि एकांश पहले ही बिजनेस वर्ल्ड में राज करता था। ऐश्वर्या से उसकी शादी के बाद वो जयपुर का भावी राजा बन चुका था। न जाने कितने लोगों ने ऐश्वर्या से शादी के सपने सजाए थे, जो कि टूट चुके थे। एक तरफ जयपुर में ऐश्वर्या के राजतिलक की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, वहीं दूसरी ओर ऐश्वर्या और जय सिंह के सारे दुश्मनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया था, ताकि वो सब मिलकर ऐश्वर्या को जयपुर की रानी बनने से रोक सके। लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि ऐश्वर्या पर तो सिंह वो आग है जो उन्हें एक पल में जलाकर राख कर सकती थी। अगर इनमें से किसी को भी ऐश्वर्या के डेविल प्रिंसेस और हेल क्वीन होने का पता चल जाता तो शायद ये सब ऐश्वर्या से उलझने के बारे में सोचते भी नहीं। लोट 7 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में करीब 10 लोग बैठे बातें करीब कर रहे थे, जिनमें से 3 औरतें और 7 आदमी थे। 3 आदमियों की उम्र 42 से 47 साल थी और 4 आदमी 5 से 35 साल के आसपास थे। वहीं 2 औरतों की उम्र 25 साल और तीसरी औरत लगभग 45 साल की थी। सभी ने राजशाही कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उनके चेहरे पर लालच साफ दिख रहा था। तभी उनमें से एक औरत बोली, बताइए आखिर आपने हम सबको यहाँ ऐसे क्यों बुलवाया है।
जिस पर दूसरी औरत बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब, क्यों बुलवाया है? क्या तुम्हें नहीं पता कि कल जयपुर का नया उत्तराधिकारी चुना जाएगा? जिस पर पहली औरत बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबको पता है राजा जय सिंह की बेटी कल जयपुर की नई रानी सा बनने वाली है। कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। जिसे देख तीसरी औरत बीच में बोली, तो आप क्या चाहती हैं हम आसानी से उन्हें हमारी रानी सा चुन ले, जबकि उन्हें आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, और ऊपर से उनकी उम्र ही क्या है अभी खेलने कूदने की। लेकिन जय सिंह उन्हें जयपुर की पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी उन पर सौंप रही है, और तब हमारा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा जो हमने इतने सालों से जयपुर की गद्दी का सपना देखा। तीसरी औरत की बात से वहां बैठे सभी लोग सहमत हुए। ये सभी राजस्थान के राजघराने से थे। प्रतापगढ़ के राजा भान सिंह, वीरगढ़ के राजा महपाल चौधरी, जोधपुर की वंदना चौहान, उनके अलावा और भी कई राजा थे जो कि जयपुर को हासिल करना चाहते थे, क्योंकि जो भी जयपुर के राजा और रानी पूरे राजस्थान पर उनकी हुकूमत रहती, और पिछले कई वर्षों से जय सिंह और उनका परिवार से करता आ रहा है। वंदना वहां सभी को ऐश्वर्या के खिलाफ बहका रही थी। वो बोली, वो कल की आई बच्ची हमारे हाथों से हमारा राज्य नहीं छीन सकती, और सबको लगता है वो अकेली पूरा राजस्थान संभाल लेगी। अब बेचारी वंदना को कहाँ पता कि उनकी वही छोटी सी बच्ची अकेले ही यूरोप के अंडरवर्ल्ड और अपने बिजनेस को संभालती है, जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वंदना की बात पर महपाल चौधरी बोले, आप सही कह रही है, और वैसे भी किसी को जयपुर की गद्दी पर बैठाने से पहले बाकी रियासतों से भी राय ली जाती है, लेकिन जय जी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम सब कल राज्याभिषेक के समय उसका विरोध करेंगे, और हमारे ऐसा करने से राज्याभिषेक कुछ समय के लिए टल जाएगा, और इसी बीच हम मौका देखकर। इतना बोल महपाल शांत हो गए। उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी, जिसे देख वहां सभी हंसने लगे, सिवाय एक को छोड़कर। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे, जैसे वो उनके फैसले से खुश नहीं था, लेकिन उसने सबके सामने इसे दिखाया नहीं। उसके बाद सबने मिलकर कल राज्याभिषेक के समय उसे रोकने का प्लान बनाया, जिसके बाद सब वहां से चले गए। सबके रूम से जाने के बाद एक काले कपड़े पहने आदमी कमरे में एंटर हुआ और सीधा टेबल पर रखे फ्लावर पॉट को उठा लिया और इसके अंदर कुछ ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में उसके हाथ में मिनी सीसीटीवी कैमरा था, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। आदमी अपने हाथ में पकड़े कैमरा को कुछ देर देखता है, उसके बाद अपना फोन निकाल किसी को कॉल करने लगा। कॉल उठते ही दूसरी तरफ से आदमी की आवाज आई, काम हुआ? जिस पर काले पकड़े पहने आदमी बोला, बॉस काम हो गया है, अब बस कल का इंतजार है। जिसे सुन फोन के दूसरी तरफ वाला आदमी बोला, गुड। वो कॉल रखने वाला था, तभी आवाज आई, अरे एक मिनट, मैंने आपका इतना बड़ा काम किया है, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? दूसरी तरफ से आवाज आई, जूतों की मार, और अब अगर तुम 1 मिनट भी वहां रुके तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। धमकी सुन आदमी डर गया और जल्दी से कॉल कट कर कमरे से बाहर निकल गया। बाहर जाकर वो खुद से बोला, पता नहीं ब्रो, खुद को समझते क्या है, हर बार वो मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, सब सही कहते हैं, वो एक नंबर के राक्षस है। दूसरी ओर ऐश्वर्या अपने कमरे में बैठी थी, तभी एक मेड कमरे में आई, उसके हाथ में बाउल था। मेड ऐश्वर्या के सामने गई और अपना सर झुकाकर बोली, राजकुमारी रानी सा ने ये आपके लिए भिजवाया है और कहा है आप इसे पूरा खाएं। ऐश्वर्या ने बाउल की तरफ देखते हुए कहा, इसमें क्या है? नौकरानी बोली, इसमें आपके लिए खिचड़ी है। नौकरानी की बात सुन ऐश्वर्या की भौहें तन गई। उसने घूरकर नौकरानी की देखा, फिर बोली, क्या सच में माँ ने तुम्हें भेजा है? ऐश्वर्या के ऐसे सवाल सुनकर सामने खड़ी नौकरानी थोड़ा हड़बड़ा गई। फिर वो बोली, हाँ हाँ, हमें रानी सा ने ही भेजा है। ऐश्वर्या कुछ देर तक अपने सामने खड़ी नौकरानी को घूरती है, फिर अपने हाथ से साइड टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोली, ठीक है, इसे यहाँ रख दो, हम बाद में इसे खा लेंगे, अब आप जाए। ऐश्वर्या की बात सुन नौकरानी ऐश्वर्या को देखने लगी। इस बार ऐश्वर्या थोड़े गुस्से में बोली, तुम्हें एक बार की कही बात समझ नहीं आती, हमने कहा जाए यहाँ से? जिसे सुन नौकरानी डर से कांप गई। उसने अपने कपड़े हाथों से खिचड़ी को टेबल पर रखा, उसके बाद एक नजर ऐश्वर्या को देखकर वहां से चली गई। ऐश्वर्या को नौकरानी पर थोड़ा शक हो रहा था। ऐश्वर्या कुछ देर तक दरवाजे की देखती रही, फिर किसी को कॉल कर बात करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद ऐश्वर्या ने अपने सामने रखी खिचड़ी के कटोरे को देखने लगी, जिसे देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जो ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। ऐश्वर्या की बात सुन उसने पलटकर डेकोरेशन को देखा, फिर हाँ बोलकर चली गई, जबकि उसे इसके लिए मन किया गया था। नौकरानी कमरे से बाहर पहुंचकर दरवाजे के पीछे छिपकर ऐश्वर्या को देखने लगी कि वो खिचड़ी खा रही है या नहीं। ऐश्वर्या को इसका अंदाजा पहले से हो चुका था। ऐश्वर्या के चेहरे पर ईविल स्माइल आ गई। ऐश्वर्या ने बाउल उठाया और चम्मच से खिचड़ी खाने लगी। जब नौकरानी ने इसे देखा तो वो अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए वहां से धीमे से चली गई। नौकरानी के जाते ही ऐश्वर्या ने घूर कर खिचड़ी और बाउल को देखा, मतलब वो बस खिचड़ी खाने का नाटक कर रही थी। कुछ देर उसे घूरने के बाद ऐश्वर्या मैक्स को कॉल करती है। 2 रिंग जाते ही दूसरी तरफ से मैक्स ने कॉल पिक किया। मैक्स कुछ बोलता उससे पहले ऐश्वर्या बोली, फौरन से मेरे कमरे में आओ। इतना कहकर ऐश्वर्या ने कॉल काट दिया। उसकी नजर सामने टेबल पर रखे बाउल पर थी। वहीं ऐश्वर्या के ऐसे अचानक से बुलाने पर मैक्स सोच में पड़ गया।
मैक्स खुद से बोला, बॉस में मुझे ऐसे अर्जेंट में क्यों बुलाया होगा? यही सोचते हुए मैक्स ऐश्वर्या के रूम के बाहर पहुंचा। मैक्स दरवाजा खोलता उससे पहले ही अंदर से आवाज आए, कम इन। ऐश्वर्या की इतनी कोल्ड आवाज सुन मैक्स 1 मिनट के लिए दरवाजे पास ही जम गया। बहुत दिन बाद उसने ऐश्वर्या की ऐसे आवाज सुनी थी। अब उसे डर लगने लगा था। मैक्स भगवान को याद करते हुए बोली, हेल क्वीन इज बैक, प्लीज गॉड सेव मी। मैक्स ऐश्वर्या के सामने खड़ा था। मैक्स ऐश्वर्या को देखता है, इसका ऑरा बस मैक्स को डराने के लिए काफी था। और ये बात सब अच्छे से जानते थे कि हेल क्वीन को गुस्सा दिलाना मतलब मौत को न्योता देना। ऐश्वर्या रानी की तरफ काउच पर बैठी थी, जिसे देख मैक्स अपने मन में बोला, अब पता नहीं किसकी मौत आने वाली है। वैसे तो मैक्स ऐश्वर्या से डरता नहीं था, बल्कि इसकी रेस्पेक्ट करता था। लेकिन उसके डेविल रूप से मैक्स बहुत डरता था, क्योंकि तब ऐश्वर्या किसी को नहीं बख्शती थी। मैक्स हिम्मत करके ऐश्वर्या से बोला, बॉस आपने मुझे बुलाया? मैक्स की आवाज सुनते ही ऐश्वर्या अपने सामने रखे कटोरे की तरफ इशारा करके बोली, इसका टेस्ट कराओ। मैक्स को शुरू में तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने ऐश्वर्या की बात सुनी तो वो सब समझ गया। ऐश्वर्या अपने चेहरे कर खतरनाक मुस्कान लिए बोल रही थी, लगता है हमारे दुश्मन ने हमें हल्के में ले लिया है। कोई नहीं, हम भी उसे दिखा देंगे कि ऐश्वर्या प्रताप सिंह। कहकर ऐश्वर्या रुक गई, फिर बोली, चिचीची नहीं ऐश्वर्या, एकांश ठाकुर क्या चीज है? ऐश्वर्या किसी खून प्यासी शैतान लग रही थी। मैक्स ऐश्वर्या के सामने से कटोरे को उठाता है और उसे लेकर जाने लगता है। तभी ऐश्वर्या उसे रोककर बोली, इसकी रिपोर्ट मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए। मैक्स ने अपना सर हाँ में हिलाया और चला गया। जिसके जाते ही कमरे में जोया, रुचि और टिया आ गई, जिन्हें देखते ही ऐश्वर्या के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। जहां थोड़ी देर पहले वो मौत की देवी लग रही थी, अब वो मासूम से लड़की लग रही थी। जिनके पीछे से कुछ नौकर और नौकरानी अपने हाथ में थाल लिए अंदर आए। हर्षिता ने उन्हें थाल टेबल पर रखने का इशारा किया, जिसको रखने के बाद सारे नौकर वहां से चले गए। ऐश्वर्या सवालिया नजरों से सब कुछ देख रही थी। ऐश्वर्या सामान की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है? जिस पर हर्षिता ऐश्वर्या के पास आ उसके बगल में बैठते हुए बोली, ये सब बड़ी माँ ने भेजे हैं आपके लिए, कल आप और जीजू यही कपड़े और ज्वेलरी पहनेंगे। ऐश्वर्या बोली, लेकिन इन सब की था जरूरत थी? जिस पर बाहर से अंदर आती हुई संध्या जी बोली, जरूरत है बेटा, कल का दिन आपके लिए और हम सबके लिए बहुत बड़ा है। कल हमारी 21 साल की तपस्या पूरी हो जाएगी। आपको जयपुर राज्य मिल जाएगा, जिसके साथ आप पूरे राजस्थान की रानी सा बन जाएगी। कहते हुए संध्या जी इमोशनल जो गई। वो आगे बोली, पिछली 5 पीढ़ी से हमारे वंशज ही जयपुर राज्य की प्रजा की सेवा कर रहे हैं, और अब हमारी बेटी सबकी रक्षा करेगी और अपना कर्तव्य निभाएगी। कहते हुए संध्या जी प्यार से ऐश्वर्या के गाल सहलाती है। उनकी आंखों में खुशी और गम दोनों एक साथ देखा जा सकता था। अपनी मां की बात सुन ऐश्वर्या बोली, मां हम आपसे वादा करते हैं, जैसे बाबा सा ने यहाँ सबकी रक्षा की, सबका ख्याल रखा, वैसे ही हम भी हमारी प्रजा का बच्चों जैसे ख्याल रखेंगे। उन पर कभी कोई संकट नहीं आने देंगे। अपनी बेटी की बातें सुनकर अंधा की बोली, हमें आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन इतना कह वो चुप हो गई। तो ऐश्वर्या सवाल करते हुए बोली, लेकिन क्या मां? संध्या जी बोली, बेटा हमारे बहुत से दुश्मन हैं और हमें डर है कहीं वो आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। ऐश्वर्या कुछ कहती तभी बाहर से आवाज आई, हमारी प्रिंसेस के पास पहुंचने से पहले उन लोगों को हमसे सामना करना पड़ेगा। आवाज सुनकर सब एक साथ दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां पर कार्तिक देव हर्षित के साथ एकांश भी खड़ा था। ये कार्तिक ने कहा था। कार्तिक की बात से सहमत होकर जोया भी बोली, हाँ बड़ी मां, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन हम हमारी ऐश पर एक खरोंच भी नहीं आने देंगे। जिस पर वहां सभी ने हामी भरी, जिसे सुन संध्या जी की आंखों में रुके आंसू लुढ़क कर बह गए, लेकिन ये खुश के आंसू थे। इसके बाद सबने मिलकर ढेर सारी बातें की और मस्ती की। दूसरी ओर वहीं नौकरानी नीचे हॉल में खड़ी बार बार ऐश्वर्या के कमरे की तरफ देख रही थी। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी चीज को लेकर परेशान थी। वहीं कमरे से आ रही हंसने की आवाज सुन उसकी परेशानी और बढ़ गई। वो चिढ़ते हुए खुद से बोली, ये सब इतना गला फाड़ फाड़ कर हंस क्यों रहे हैं? क्या उसने खिचड़ी नहीं खाई थी? फिर खुद ही अपना सर झटक कर बोली, तू भी क्या सोच रही है? तूने खुद उसे खाते हुए देखा था, लेकिन अगर उसने उसे खाया था तो अब तक उसका असर क्यों नहीं हुआ? मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। इतना बोल नौकरानी सबसे छिपकर कहीं जाने लगी। वो अभी दरवाजे से बाहर निकली थी कि तभी उसे किसी ने आवाज देकर दरवाजे पास ही रोक लिया। आवाज सुन नौकरानी के माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें दिखने लगी। वो अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी और अपनी बढ़ती सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक फिर से पीछे से आवाज आए, हाय सुनो। आवाज को सुनकर नौकरानी डरते हुए पीछे पलटी। उसने देखा सामने मैक्स खड़ा था। मैक्स को अपने सामने देख नौकरानी की हालत खराब होने लगी। मैक्स ने जब उसे घबराते हुए देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। मैक्स ने घूरकर नौकरानी को देखा, फिर अपनी कड़क आवाज में बोला, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा था, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैक्स को गुस्से में देख नौकरानी हकलाते हुए बोली, मैं साहब वो। अभी नौकरानी आगे कुछ बोलती, मैक्स गुस्से में बोला, ये क्या मैं लगा रखा है?
सीधे सीधे बोलो और तुम इतना डरी हुई क्यों हो? मैक्स की बात सुन नौकरानी डरते हुए बोली, कू कुछ नहीं साहब। मैक्स बोला, सच सच बताओ क्या किया है तुमने? मैक्स इसकी आंखों में अपने लिए डर साफ से सकता था। मैक्स ने एक बार फिर से कहा, तुम ऐसे नहीं बताओगी। मैक्स इससे पहले गार्ड को उसे पकड़ने का ऑर्डर दे पाता। नौकरानी ने फौरन से अपनी अंगूठी में रखे जहर को खा लिया, जिसे उसने सबसे छुपा कर रखा था। इससे पहले या कोई और कुछ भी समझ पाता, नौकरानी मर चुकी थी। मैक्स और बाकी सब ये देखकर हैरान थे। मैक्स अभी भी सामने फर्श पर पड़ी लड़की, जिसकी उम्र 24 साल होगी, उसकी लाश देख रहा था। तभी ऐश्वर्या और बाकी घर वाले भी वहां पर आ गए। जब उन्होंने मैक्स के चिल्लाने की आवाज सुनी तो सभी लोग बाहर नीचे हॉल में आ गए, जहां उन्होंने फर्श पर एक लड़की को मारे हुए देखा। उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था, जहां बाकी सब उसे देखकर सदमे थे। ऐश्वर्या की भौहें तन चुकी थी। एकांश मैक्स से बोला, ये सब क्या है और कौन है ये? मैक्स बोला, मैं तो इसे बुला रहा था लेकिन ये मुझसे डरने लगी। मैंने जब इससे पूछताछ की लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और फिर ये कहकर मैक्स ने सामने मरी हुई लड़की की तरफ इशारा कर दिया। सभी परेशान थे। तभी ऐश्वर्या मैक्स से बोली, मैंने तुम्हें जो काम कहा था वो हुआ? मैक्स अपना सर हाँ में हिलाकर बोला, यस। आपकी खाने में जहर था, वो भी कोई आम जहर नहीं। अगर किसी इंसान ने उसे एक बार खा लिया तो उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और कुछ ही दिनों में आदमी मर जाता है, और अभी तक इसका कोई एंटीटोड भी नहीं है। ऐश्वर्या और मैक्स की बात सुन सभी कंफ्यूज थे। सबको अपनी तरफ देखते देख ऐश्वर्या ने सामने मरी पड़ी लड़की की तरफ इशारा करके कहा, ये लड़की मेरे रूम में खिचड़ी लेकर आई थी जिसमें पॉइजन था, लेकिन मुझे इस पर शक हो गया था, इसलिए मैंने उसे खाने के बजाय लैब में टेस्ट के लिए भिजवा दिया। ये सब कहते समय ऐश्वर्या के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, जिससे उसके मन में क्या चल रहा था पता कर पाना मुश्किल था। संध्या जी ऐश्वर्या की फिक्र करते हुए बोली, बेटा आप ठीक तो है ना? ऐश्वर्या अपनी माँ को समझाते हुए, हाँ माँ हम ठीक है। फिर मैक्स से इसको यहाँ से हटवा दो। फिर कार्तिक की तरफ देखकर बोली, पुलिस केस तुम संभाल लेना। कार्तिक और मैक्स दोनों ने हाँ कहा और वहां से चले गए। जिसके बाद ऐश्वर्या, एकांश और बाकी सभी घर वाले अंदर चले गए, क्योंकि लड़की महल के बाहर दहलान में मरी थी। सभी लोग आकर हॉल में बैठ गए। रुचि परेशान होकर बोली, आखिर कौन ऐश्वर्या दीदी को मारना चाहता होगा? रुचि की बात खत्म होते ही जोया सीरियस होकर बोली, ये कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि सोचने वाली बात यह है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी ये अंदर कैसे आए, जबकि बिना परमिशन किसी का भी महल में अंदर आना मना है, खासकर अजनबियों का। जोया की बात पर सभी हामी भरते हैं। एकांश और ऐश्वर्या दोनों तो अपने ही ख्यालों में खोए थे। ऐश्वर्या ने एकांश को कुछ इशारा किया, फिर खड़ी होकर बोली, मुझे आराम करना है, मैं जा रही हूँ। जिस पर संध्या जी बोली, ठीक है बेटा आप जाइए। ऐश्वर्या के जाने के बाद एकांश भी उसके पीछे चला गया। ऐश्वर्या के कमरे में ऐश्वर्या और एकांश दोनों सीरियस होकर बैठे थे। दोनों को अगर कोई ऐसे देख लेता तो यही कहता, डेविल क्वीन और डेविल किंग साथ में बैठे हैं। ऐश्वर्या गहरी सोच में डूबी थी। ऐश्वर्या ने भले से सबके सामने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपनी फैमिली के लिए परेशान थी। ऐश्वर्या को परेशान देख एकांश सर्द आवाज में बोला, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? ऐश्वर्या अपनी सोच से बाहर निकलकर एकांश को देखती है। ऐश्वर्या बोली, हाँ, हमें लगता है ये काम किसी महल के अंदर वाले का है, क्योंकि यहाँ बिना परमिशन के कोई नहीं आ जा सकता। जिस पर एकांश बोला, हाँ लेकिन एक बात और है। ऐश्वर्या सवालिया नजरों से एकांश को देखते हुए बोली, क्या? एकांश बोला, ये जो भी उसने ये सब सिर्फ हमें डराने के लिए किया है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से। जिस पर ऐश्वर्या थोड़े गुस्से में बोले, मतलब क्या है आपका? एकांश शांत भाव से बोला, अगर उसे तुम्हें या फैमिली में से किसी को मारना होता तो अब तक उसने ऐसा कर दिया होता, क्योंकि हम भी नहीं जानते यहाँ इसके कितने लोग हैं, और शायद उसे पता था कि तुम इसे नहीं खाओगी। जैन ये हमारे लिए चेतावनी के तौर पर भेजा है। एकांश की बात समझ ऐश्वर्या बोली, ठीक है अगर आपकी बात सच है तो, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? हमें डराने से उसे क्या मिलेगा? क्योंकि वो जो भी है वो इतना तो जानता है कि हम उसके झांसे ने नहीं आने वाले, या फिर ये कोई चाल हो उनकी। एकांश बोला, हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है कि वो चाहता हो कल तुम्हारा राज्याभिषेक ना हो। आपके कहने का मतलब ये जो भी है हमें जयपुर की रानी सा बनने से रोकने के लिए कर रहा है, ऐश्वर्या एकांश को जवाब देते हुए बोली। जिसे सुनते ही एकांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। एकांश को मुस्कुराते देख ऐश्वर्या चिढ़कर बोली, आप ऐसे मुस्कुराना बंद करिए और बताइए क्या हमने सही कहा? एकांश बोला, हाँ वो आपका दुश्मन जो भी है वो आपको जयपुर की रानी सा बनने से रोकने के लिए कर रहा है। जिसे सुन ऐश्वर्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी मुस्कान मिस्टीरियस थी। ऐश्वर्या खड़ी हुई और जाकर आईने से सामने खड़ी होकर बोली, ठीक है तो अब हम भी देखते हैं कौन हमें हमारा हक लेने से रोकता है। ऐश्वर्या कुछ देर रुककर बोली, अब लगता है हमें उन्हें यहां बुलाना ही पड़ेगा। ऐश्वर्या की बात सुन एकांश की भौहें सिकुड़ गई। एकांश ऐश्वर्या के पास आकर खड़ा हुआ और बोला, अगर वो यहां आए तो तुम्हारी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी। ऐश्वर्या आईने में एकांश के अक्ष को देखते हुए बोली, आ जाने दीजिए समझे।
वैसे भी आज नहीं तो कल उसे सामने आना ही है, इससे अच्छा अभी आ जाए। अब हमारे दुश्मनों की भी तो पता चलना चाहिए, जिसे वो नाजुक कली समझने की कोशिश कर रहे हैं, असल में वो कली नहीं काली है। एकांश तो बस ऐश्वर्या का चेहरा देख रहा था। एकांश चुपचाप ऐश्वर्या की देख रहा था। एकांश ऐश्वर्या को देखते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो मैं उससे तुम्हारी मदद करूं? ऐश्वर्या पलटी और एकांश के गले लगकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर एकांश के गले लगे रहने के बाद ऐश्वर्या बस हो बोली। एकांश जो ऐश्वर्या के सर को सहला रहा था, ऐश्वर्या की हाँ सुनकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई, जिसे उसने जल्दी ही छुपा लिया। दूसरी ओर जब जय जी, वीर जी और राघवेंद्र जी को जहर वाली बात चली तो तीनों परेशान हो गए और अपना सर काम छोड़ छाड़कर वापस पैलेस आ गए। महल आते ही जय जी जल्दी से कार से उतरे और भागकर महल के अंदर चले गए। उनके चेहरे पर परेशानी को लकीर साफ साफ देखी जा सकती थी। उसके पीछे पीछे वीर जी और राघवेंद्र जी भी अंदर आ गए। अंदर आते ही उन्होंने देखा कार्तिक पुलिस से बात कर रहा था। उसी के हर्षित, मैक्स और देव भी थे। पुलिस को देख उनकी घबराहट और बढ़ गई। उनके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें उभरने लगी। वो पैनिक हो रहे थे। तभी हर्षित की नजर जय जी पर जो नीचे गिरने वाले थे, लेकिन उनके नीचे गिरने से पहले ही हर्षित ने भागकर उन्हें संभाल लिया और उन्हें सोफे पर लाकर बैठाया। जय जी को ऐसे देख सभी परेशान होने लगे थे। तभी एक नौकर पानी लेकर आया। कार्तिक ने जय जी को पानी पिलाया। देव उनकी पीठ पर हाथ फेर रहा था। जब जय जी थोड़े नॉर्मल हुआ तब जाकर सभी ने चैन की सांस ली। तभी जय जी परेशान होकर बोले, हमारी बच्ची, हमारी बच्ची। इससे आगे वो कुछ बोलते हर्षित उन्हें शांत कराते हुए बोला, काका साहब आप चिंता मत करें, भाभी ठीक है और अपने कमरे में आराम कर रही है। एकांश भी उनके साथ है। हर्षित की बात सुनकर जय जी के जान में जान आए। अब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। फिर बोले, वो सब कैसे हुआ और किसने किया? इस बार उनके सामने खड़े पुलिस कमिश्नर बोले, राजा जी हम उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, हम जल्दी ही असली गुनहगार को पकड़ लेंगे। उनके साथ बाकी पुलिस ऑफिसर भी जय जी हालत देखकर परेशान थे। उन्हें उनके लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग 20 साल पहले की घटना जानते थे और जय जी त्याग। जय जी ने राज्य को बचाने के लिए अपने बच्चों तक की फिक्र नहीं की थी और खुद मुसीबत भी होने के बाद भी हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा और उनकी देखरेख करते। इसलिए वहां मौजूद सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। कमिश्नर कुछ देर बात करने के बाद अपने कुछ ऑफिसर को महल की सेफ्टी के लिए छोड़कर चले गए। हालांकि उनके पुलिस ऑफिसर महल में रह रहे गार्ड के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। वीर जी जो कि कब से खड़े होकर सबकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई लेकिन उन्हें कोई भी घर की औरत नहीं दिखी। जिस पर वीर जी बोले, कार्तिक महल इतना खाली खाली क्यों है, सब लोग कहाँ गए? कार्तिक बोला, वो सब ऐश की सेफ्टी के लिए भगवान से प्रार्थना करने गई है। जिसे सुन जय जी परेशान होकर बोले, क्या वो सभी अकेली गई है? आप लोग उनके साथ क्यों माही गए? अगर राष्ट्र में किसी ने उन पर अटैक कर दिया या फिर? जय जी को परेशान होते देख मैक्स बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके साथ गार्ड्स गए हैं और वैसे भी जोया है उनके साथ। जोया का नाम सुन वीर जी ने राहत की सांस ली, क्योंकि वो जोया को अच्छे से जानते थे। अगर किसी ने कुछ करने का सोचा भी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि किया अकेली ही उन्हें बचा सकती थी। अब यूं ही जोया अंडरवर्ल्ड में डेथ ऑफ क्वीन के नाम से फेमस नहीं थी, जिस बारे में बस कुछ करीबी लोग ही जानते थे, जिनमें हमारे वीर जी शामिल थे। वहीं जब राघवेंद्र जी ने सुना कि ऐश्वर्या ठीक है तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। वो गुस्से में दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपने भाव छिपा लिए। लेकिन वहां कोई था जिसकी नजर हर एक मिनट पर उनके ऊपर थी। वो देव था। देव घूरकर राघवेंद्र को देख रहा था। वैसे भी देव को शुरू ये आदमी पसंद नहीं था। कुछ देर बात करने के बाद राघवेंद्र बहाना बनाकर अपने कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजा बंद करते ही उन्होंने ने अपना सर पकड़ लिया और गुस्से में किसी पर चिल्लाने लगे। एक काम दिया था वो भी सही से नहीं पाए, लेकिन ठीक है शायद इसी के बाद वो होने वाले राज्याभिषेक का प्लान सोचने लगी। राघवेंद्र की फोन पर दूसरी साइड वाले औरत से बोला, तुम्हें मैंने क्या करने कहा था और तुमने क्या किया? वो गुस्से में लग रहे थे। तभी फोन के दूसरी तरफ से वंदना बोली, ओफो अब क्या हुआ? राघवेंद्र तमतमाते हुए बोले, क्या हुआ? तुमने जिसे भेजा था वो पकड़ी गई? उन्होंने इतना कहा ही था कि वंदना हैरानी से बोली, क्या? वंदना को परेशान होते देख राघवेंद्र बोले, लेकिन इससे पहले वो उससे कुछ पूछ लाते, उसने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। जिसे सुन वंदना ने चैन की सांस ली, जैसे उसे दोबारा से जिंदगी मिल गई हो। तभी वंदना बोली, तो अब आगे क्या करना है? अभी मुझे नहीं पता कि सबने कल के लिए कहाँ फैसला लिया है, इसलिए उसके होने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। जिस पर वंदना ने हामी भरी। उसके बाद दोनों ने कई देर तक बात करी, फिर कॉल काट दिया। रात में डिनर के समय सभी लोग नॉर्मल थे। वहीं राघवेंद्र कंफ्यूज होकर सबका चेहरा देख रहे थे, ताकि कोई कुछ तो बोले, लेकिन उसके प्लान के ऊपर पानी तब फिरा जब कोई भी उससे बात नहीं करता। तभी चुप्पी को तोड़ते हुए राघवेंद्र जय जी से बोले, भाई साहब तो आपने क्या सोचा कल के बारे में? राघवेंद्र की बात सुन सभी उसे अजीब नजरों से घूरने लगे।
तभी राघवेंद्र अपनी बात को बदलते हुए बोले, हमारे कहने का मतलब आज ही हमारी ऐश्वर्या को जान से मारने की किसी ने कोशिश की, पता नहीं कल क्या होगा, इसलिए हमें लगता है कल का प्लान हमें कैंसिल कर देना चाहिए। सभी राघवेंद्र की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर कैसे ही रहने के बाद जय जी बोले, हम इस बात का फैसला करेंगे। कहकर वो बिना कुछ कहकर कुर्सी से उठकर अपने कमरे में चले गए, जिसे देखने के बाद सभी चुपचाप डिनर करने लगे। जय जी के दिमाग में क्या चल रहा इस बारे में कोई नहीं जानता था कि तभी वीर जी बोले, हमें लगता है हमें ऐश्वर्या बिटिया को सब सौंपने के लिए, अभी वो छोटी है और नासमझ भी। वीर जी का साथ देते हुए संध्या जी बोली, जी और वैसे भी हमारी बच्ची अभी मां बनने वाली है, वैसे ही इनके ऊपर पहले से कितनी जिम्मेदारियां हैं और हम नहीं चाहते कि दोबारा से वो किसी मुसीबत में फेस या उनकी जान को कोई खतरा हो। संध्या जी फिर इमोशनल होकर बोली, हम पहले भी अपने बच्चे को चुके हैं, लेकिन अब हम अपनी बेटी नहीं खो सकते। कहते हुए संध्या जी की आंखों में आंसू थे, जिन्हें सबने देखा था। वही राघवेंद्र जी जो सबकी बातें सुन रहे थे, वो बोले, हाँ भाई साहब सब सही कह रहे हैं। वैसे भी ऐश्वर्या की उम्र है कि क्या है, अभी सिर्फ 21 साल, उनकी उम्र तो अभी खेलने कूदने की है, कहाँ आप उन्हें जिम्मेदारी की जंजीरों में बांध रहे हैं। और रही बात राज्य की, तो हम बाद में उनका राज्याभिषेक करवा देंगे, वैसे भी इकलौती बेटी है हमारी। रघुवे की बात सुनकर वहां कई लोगों का खून खौल रहा था, लेकिन वहां किसी ने भी अपने चेहरे पर भाव नहीं आने दिए। ऐश्वर्या जो चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी, इस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी जय जी ऐश्वर्या को देखते हुए बोले, बेटा आप कुछ कहना चाहती है? ऐश्वर्या शांत होकर बोली, आप जो फैसला लेंगे हम वही मानेंगे। ऐश्वर्या की बात सुन राघवेंद्र के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। तभी जय जी बोले, ठीक है हम कल इस बारे में बताएंगे, अब कोई बात नहीं होगी, सब चुपचाप खाना खाएं। एकांश जो सबकी बातें सुन रहा था तो बोला, जिसे सुन राघवेंद्र के सवाल उनके मन में ही रह गए। वो जय जी से पूछना चाहते थे कि कल का मतलब, अब कल ऐश्वर्या को राजी की रानी सा नहीं बनाया जाएगा, मतलब उसका राज्याभिषेक नहीं होगा। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। वहीं ऐश्वर्या, एकांश के जी, वीर जी, कार्तिक और मैक्स के साथ रजत, ये सभी स्टडी रूम में थे। जय जी अपनी किंग वाली कुर्सी में बैठे थे, वहीं ऐश्वर्या, एकांश, वीर जी तीनों सामने सोफे पर बैठे थे। कार्तिक, मैक्स और रजत तीनों उनके पीछे खड़े थे। कमरे का माहौल देख लग रहा था जैसे यहाँ कोई जरूरी बात चल रही है। तभी जय जी ऐश्वर्या की तरफ देखते हुए बोले, बेटा कैसे आपने कहा हम सबने वैसा ही किया। जय जी की बात सुन ऐश्वर्या के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, जिसे देख वीर जी ऐश्वर्या से सवाल करते हुए बोले, लेकिन बेटा आपने ऐसा क्यों करवाया, जबकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि आप कितनी काबिल है फिर भी। वीर जी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एकांश नीचे ही बोला ताकि हम असली दुश्मन को बाहर ला सके। एकांश की बात सुन जय जी और वीर जी सवालिया नजरों से ऐश्वर्या और एकांश को देखने लगे। तभी ऐश्वर्या में अपना प्लान दोनों को बताया, जिसे सुनते ही जय जी और वीर जी दोनों की आंखों में चमक आ गई। वहीं पीछे खड़ा मैक्स ऐश्वर्या की तारीफ करते हुए बोला, मेरी बॉस कितनी इंटेलिजेंट है। जिसे जब रजत ने सुना तो वो चिढ़ गया। रजत मैक्स से बोला, ओह हेलो, मेरे बॉस भी किसी से कम नहीं समझे। जिसे सुन मैक्स रजत को घूरने लगा। रजत भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी मैक्स को अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगा। दोनों ही छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे। कार्तिक ने जब दोनों को लड़ते देखा तो वो गुस्से में बोला, अगर तुम दोनों शांत नहीं हुई तो तुम दोनों के बॉस को मैं तुम दोनों की कल रात वाली बात बता दूंगा। कार्तिक की बात सुनते ही दोनों डर गए और चुप होकर खड़े हो गए। एकांश भी ऐश्वर्या का प्लान सुन खुश था, उसे अपनी चॉइस पर प्राउड हो रहा था। आखिर हो भी क्यों न, उसकी चॉइस दुनिया में एक ही पीस थी, जिसे भगवान ने फुर्सत से बनाया था, जिसे ब्यूटी विद ब्रेन के खिताब से नवाजा गया था, जिस वजह से वो दुनिया में मशहूर थी। लेकिन कोई कहाँ जानता था कि वो सिर्फ 21 साल की लड़की होगी। सबको प्लान बताने के बाद ऐश्वर्या बोली, कल हम ऐसा धमाका करने वाले हैं जिससे अच्छों का सर चकराने वाला है और हमारे दुश्मन चटाक। वहीं दूसरी ओर राघवेंद्र अपने कमरे में बैठकर वही बातें सोच रहा था जो कि डिनर के टाइम हुई थी। वो खुश थे कि अब कुछ समय के लिए ऐश्वर्या को राजस्थान की रानी सा नहीं बनाया जाएगा, तब तक मौका पाकर राघवेंद्र अपनी चाल चलेगा। वो सोच जी रहा था कि तभी उनका फोन बजने लगा। उन्होंने कॉलर आईडी देखी, जिसे देखते ही उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अपनी मुस्कान को छुपाकर उन्होंने जल्दी से कॉल उठाया। तभी दूसरी तरफ से वंदना की आवाज आई। राघवेंद्र फोन उठाकर बोले, हम अभी आपको ही कॉल करने वाले थे। राघवेंद्र को खुश देख वंदना बोली, क्या बात है, आज तो जनाब बड़े खुश दिख रहे हैं, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? जिस पर राघवेंद्र बोले, ऐसा ही समझ लो, क्योंकि कल ऐश्वर्या का राज्याभिषेक नहीं होगा। जिसे सुनते ही वंदना भी खुश हो गई, लेकिन वो बोली, पक्का खबर है ना जो आप कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको अपने जाल में फंस रहे हो? राघवेंद्र गुस्सा होकर बोले, क्या हम तुम्हें बेवकूफ दिखते हैं? जिस पर वंदना कुछ नहीं बोली। राघवेंद्र ने डिनर के टाइम की सारी बातें वंदना को बता दी, जिसे सुनने के बाद वंदन बोली, आप पागल हैं, बिना किसी फैसले के कैसे कह सकते हैं कि कल के सिंह ऐश्वर्या को गद्दी नहीं सौंपेगा? जहां तक हमें लगता है इस बार आप गलत सोच रहे हैं।
राघवेंद्र बोले, हमने यहाँ सबकी आंखों में उनके लिए फिक्र देखी है और हमें नहीं लगता आज के हादसे के बाद वो ऐश्वर्या की जान को खतरे में डालने के बारे में सोचेंगे भी। राघवेंद्र की बात पर वंदना ने कोई जवाब नहीं दिया। इसे जरूर दाल में कुछ काला लग रहा था। कुछ देर बात करने के बाद राघवेंद्र फोन को साइड टेबल पर रख अंगड़ाई लेते हुए खुद से बोले, अब कल जब भाई साहब ऐश्वर्या को गद्दी नहीं सौंपेंगे तो सब उन पर सवाल उठाएंगे। बस इसी बात का फायदा मुझे उठाना है। फिर मैं भी देखता हूँ कौन मुझे जयपुर का राजा बनने से रोकता है। इस बार जयपुर की गद्दी हमारी होगी। कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त वो काफी डरावना लग रहा था, जिसे देख कोई भी डर जाए। अगली सुबह एक तरफ आज राघवेंद्र चैन की नींद सो रहे थे, वहीं दूसरी ओर पूरे महल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। कई सारे नौकर नौकरानी काम पर लगे थे। ऐश्वर्या और राघवेंद्र को छोड़ बाकी सभी लोग अपने अपने काम पर लगे थे। आखिर करे भी क्यों ना, आज उन्हें नए राजा रानी जो मिलने वाले थे। सभी को पता था कि जयपुर की अगली रानी ऐश्वर्या होगी। इस बात से पूरा जयपुर खुश था, क्योंकि वो सभी ऐश्वर्या को पसंद करते थे, एक रानी के रूप में, क्योंकि वो कभी भी जरूरतमंदों को हेल्प करने से पीछे नहीं हटती थी। पूरे महल को फूलों और लाइट से सजाया था। आज बहुत से राज्य के राजा और राजकुमार इस अवसर पर पधारने वाले थे, क्योंकि उनके खास थे। लेकिन ऐश्वर्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ऐश्वर्या अपने कमरे में बैठी किसी गहरी सोच में डूबी थी। तभी जोया और हर्षिता उसके कमरे में आए। जब दोनों ने ऐश्वर्या को कहीं खोया हुआ देखा तो जोया बोली, ऐश व्हाट हैपेंड, क्या तुम इसे खुश नहीं हो? ऐश्वर्या खड़ी होकर बालकनी की तरफ जाते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। ऐश्वर्या के चेहरे पर परेशानी के भाव साफ देखने जा सकते थे। जोया ने ऐश्वर्या को समझाया। उसके बाद वो अपने साथ लाए कुछ कपड़े और गहने ऐश्वर्या के कमरे में रखकर चली गई, जो संध्या जी ने इसके लिए भिजवाए थे। आज ऐश्वर्या को यही पहनना था। ऐश्वर्या तैयार होकर नीचे आ चुकी थी। वही हाल में सभी लोग ऐश्वर्या का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबकी नजर ऐश्वर्या पर, सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन कोई था जो ऐश्वर्या को मुंह खोलकर देख रहा था, और वो थे हमारे एकांश जी। अब क्यों ना देखे, जब उसकी बीवी थी जी इतनी सुंदर, उसकी जगह कोई भी हो, सब ऐसे ही करते हैं। वहीं जब हर्षित ने एकांश को ऐश्वर्या को मुंह खोलकर देखते हुए देखा तो उसके कान पास जाकर धीमे से बोला, भाई अपना मुंह बंद कर ले, क्योंकि कहीं से भी रसगुल्ला उड़कर तेरे मुंह में नहीं आने वाला। एकांश हर्षित की बात सुनकर झेप गया। वो घूरकर हर्षित को देखता है, जिसका पर हर्षित इसे अपने दांत दिखाकर भाग गया। ऐश्वर्या ने आज राजस्थानी लिबास पहन रखा था। गले में बड़े बड़े हार, हाथों में भर भर चूड़ियां, माथे के कान टीका, कमर में करदन के साथ कटार और पैरों के पायल। उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। उसने हल्के मेकअप के साथ रेड लिपस्टिक लगाई थी। आज ऐश्वर्या आसमान से उतरी परी तो नहीं, लेकिन एक वीरांगना जरूर लग रही थी। उसके चेहरे का तेज ही बता रहा था कि वो रानी है। एकांश की नजर तो बस ऐश्वर्या के लाल होठ पर टिकी थी, जिन्हें देख उसे अपना गला सूखता उसे महसूस हुआ। इसलिए एकांश जल्दी से पूरा एक गिलास पानी एक ही सांस में पी गया। तब तक ऐश्वर्या नीचे आ गई। उसके ठीक पीछे जोया, हर्षिता, रुचि और हमरे मैक्स बाबू की जान टिया भी थी। उन चारों ने भी आज ट्रेडिशनल ड्रेस पहना था, जिसमें सभी बहुत प्यारी लग रही थी। मैक्स, हर्षित, देव और कार्तिक की नजर तो अपनी अपनी वाली से हट ही नहीं रही थी। उनका बस तो चलता तो वो सब अभी के अभी अपनी रासलीला चालू कर देते, लेकिन अभी के समय को देख सब शांत रहना ही सही था। ऐश्वर्या और बाकी सब नीचे आए और बारी बारी सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अब तक एकांश की दादी और मां के साथ हर्षित के परिवार वाले भी वहां पहुंच चुके थे, जिनके अलावा और भी कर राजघराने के लोग वहां शामिल थे। इन सब बीच में अगर कोई मिसिंग था तो वो थे राघवेंद्र जी, जो कि अपने कमरे में आराम से घोड़े बेचकर सो रहे थे। इससे बात से अनजान की बहुत जल्द उन्हें बहुत बड़ा झटका मिलने वाला था। हॉल में सबका आशीर्वाद लेने के बाद सभी ऐश्वर्या के साथ दरबार की तरफ चल दिए, जो महल के दूसरे छोर पर था। ऐश्वर्या और एकांश दोनों साथ चल रहे थे। एकांश धीमे से ऐश्वर्या का हाथ पकड़कर उससे बोला, क्या बात है, आज तो हमारी नन्ही सी राजकुमारी बिल्कुल रानी लग रही है। आपको ऐसे देख हमारा दिल बहक रहा है। एकांश ऐश्वर्या के साथ फ्लर्ट करते हुए बोला, जिस पर ऐश्वर्या बोली, जनाब अपने इमोशन पर काबू रखिए, कहीं ऐसा ना हो इसके चक्कर में हमारा सारा किया पर पानी फिर जाए। जिस पर एकांश चिढ़ते हुए बोला, क्या यार मैं क्या बोल रहा हूं और तुम क्या बोल रही हो, सारा मूड ही खराब कर दिया। कहकर एकांश ने मुंह बन लिया। एकांश को छोटे बच्चों जैसे हरकतें करते देख ऐश्वर्या के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। ऐश्वर्या बोली, एक नजर सामने देख। फिर एकांश से बोली, वैसे आज हमारे पति देव कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हैं, कहीं किसी और को पटाने के चक्कर में तो नहीं है, और अगर है भी तो इस जन्म तो भूल ही जाए, क्योंकि मैं इस जन्म तो आपका साथ नहीं छोड़ने वाली। इसे के साथ ऐश्वर्या एकांश को स्माइल पास करती है, जिसे देख एकांश मुस्कुराते हुए बोला, है इस मुस्कान पर तो ये दिल क्या जान भी हाजिर है, और एक जन्म क्या हर जन्म ये बस आपका ही गुलाम रहेगा रानी साहिबा। एकांश की बातें सुन ऐश्वर्या खुद को हंसने से रोक नहीं पाती और हंसने लगती है। वहीं उनके पीछे चल रहे जोया और देव जब दोनों को देखते हैं तो जोया कहती है, ये ऐश किस बात पर इतना दांत दिखा दिखाकर हंस रही है।
जिसे सुन देव चिढ़ते हुए कहता है, क्या यार तुम भी क्या, अब भाभी अपनी मर्जी से हंस भी नहीं सकती। देव की बात पर जोया इसे घूरने लगती है। वो अभी इसे घूर रही थी कि तभी वो सभी महल के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। सब देखते हैं चारों तरफ जयपुर के लोग, उनकी जनता थी को आज अपनी नई रानी और राजा को देखने आए थे। ऐश्वर्या और एकांश को देख सभी उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन वहां पर पहले से पुलिस के ऐश्वर्या और एकांश के गार्ड्स भी मौजूद थे, जिन्हें भेद पाना मुश्किल थे। ये सब ऐसा इसलिए किया गया था ताकि ऐश्वर्या को इसके दुश्मनों से बचाया जा सके। आज के दिन जयपुर की सारी दुकानें बंद थी, क्योंकि सारी जनता तो महल के सामने थी। जिन्हें देखने के बाद एकांश और ऐश्वर्या सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग आगे आकर एकांश को और ऐश्वर्या को माला पहनाते हैं। सबसे कुछ देर मिलने के बाद दोनों सभा कक्ष की तरफ बढ़ गए, जहां ऐश्वर्या को उसकी गद्दी सौंप दी जाती। दूसरी ओर महल के बाहर हो रहे शोर, अपने बार बार अपने फोन की रिंगटोन सुन आखिरकार राघवेंद्र की नींद खुल ही गई। उसने चिढ़ते हुए अपना फोन उठाया और आंखें बंद किए ही उसे जान में लगा लिया। लेकिन जैसे ही उसने फोन के दूसरी तरफ से वंदना की बात सुनी, उसकी आंखों से सारी नींद जैसे कहीं गायब हो गई। राघवेंद्र उठकर बिस्तर पर बैठते हुए बोले, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मैंने कल ही भाई साहब से बात की थी, उन्होंने साफ कहा थे कि वो अभी इन सब के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि इस वक्त ऐश्वर्या की जान और सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। राघवेंद्र गुस्से में बेड के बगल में रखी साइड लैंप उठाकर फेंकते हुए कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। इस वक्त वो काफी खतरनाक लग रहा था। जिसके बाद उसने वंदना से कुछ कहा, फिर फोन काटकर खुद से बोला, अब मैं भी देखता हूं कि ऐश्वर्या क्या करती है। मैं कभी भी उसे रही नहीं बनने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कहकर वो शैतानों की तरह हंसने लगा, जिसे देख कोई भी डर जाए। कुछ देर सोचने के बाद वो सीधा बाथरूम में घुस गए। लगभग 10 मिनट में ही तैयार होकर वो बाथरूम से बाहर निकले, जिसके बाद वो क्लोजेट में जाकर तैयार होकर बाहर आए और खुद को आईने में देखने लगे। आज राघवेंद्र किसी राजा की तरह तैयार हुआ था, जैसे उसी का राज्याभिषेक हो और वो जयपुर का नया राजा बनेगा। यही सोचकर वो मुस्कुराया और कमरे में बाहर निकलकर सीधा सभा कक्ष की तरफ चला गया। जैसे ही राघवेंद्र सभा कक्ष पहुंचा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके सामने ऐश्वर्या रानी की तरह सिंहासन में बैठी थी, जिसे देखते ही उसकी मुट्ठी गुस्से में कस गई। राघवेंद्र को भरोसा नहीं हुआ, उसने अपने गुस्से को दबाते हुए जय जी से कहा, भैया क्या कल आपने नहीं कहा था कि आप अभी ये सब नहीं करेंगे? जय जी ऐश्वर्या की तरफ देखते हुए बोले, हमने ये नहीं कहा था कि हम ऐश्वर्या की जयपुर की रानी नहीं बनाएंगे, हमने ये कहा था कि हम इसे बारे में सोचेंगे। और हमने सोच लिया है, ऐश्वर्या ही इस गद्दी की असली हकदार है। जय जी की आंखों में चमक थी। वहीं राघवेंद्र की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। राघवेंद्र का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो खुद से बड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हमारी इतने सालों की मेहनत हम बेकार नहीं जाने देंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा। कुछ सोचकर राघवेंद्र अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करते हैं। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज आई, क्या हुआ? जिस पर राघवेंद्र बिना किसी भाव के बोला, अभी के अभी सबको साथ लेकर महल में हमला करो। इतना कहकर उसने फोन काटा। राघवेंद्र अपने फोन को देख खुद से बोले, मैंने सोचा था सब आसानी से मुझे मिल जाएगा, लेकिन नहीं, बिना खून की होली खेले किसी हासिल नहीं होता, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहकर वो शैतानों की तरह हंसने लगा। कुछ देर बाद ऐश्वर्या का राज तिलक जैसे ही होने वाला था, महल के बाहर धमाके से आवाज सुनाई दी, जिसे सुन अंदर बैठे लोग डर गए। लेकिन ऐश्वर्या, एकांश और उसकी टीम अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के शांत थी। तभी एक आदमी अंदर भागते हुए आया और हौंकते हुए जय जी से बोला, राजा सा, किसी ने महल में हमला कर दिया है और हमारे सारे आदमियों को मार रहे हैं। जिसे सुन जय जी गुस्से में अपनी जगह से खड़े होकर बोले, क्या किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने हमारे महल में हमला करने की हिम्मत की? सब कक्ष में मौजूद लगभग आधे लोग डर से वहां से भाग चुके थे। अब कुछ गिने चुने लोग ही वहां बचे थे। तभी दरवाजे के पास से किसी की आवाज आई, हमारे अलावा इतनी हिम्मत और किसमें हो सकती है भाई साहब? आवाज को सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां पास राघवेंद्र, वंदना और उसके पीछे उसके कई सारे आदमी हाथों में हथियार लिए खड़े थे। जिसे देख जय जी हैरान होते हुए बोले, राघवेंद्र आप? राघवेंद्र आगे आया और सभा कक्ष के बीच में खड़ा होते हुए बोला, हाँ, हम क्या कुछ नहीं किया, हमने इस गद्दी को पाने के लिए 20 साल पहले अपनी बीवी को मार दिया, चौहान के साथ आपके बच्चों, इस महल के वारिस को मार दिया ताकि ये सब मुझे मिल जाए। और 20 साल पहले जो हमला हुआ उसे भी हमने ही कराया था ताकि इस तीसरे वारिस ऐश्वर्या को मरवा सके। लेकिन नहीं, आपके इस वफादार कुत्ते वीर जी की तरफ इशारा करके ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमने सोचा था उसके बाद सब कुछ हमें मिल जाएगा। राघवेंद्र चिल्लाकर बोला, लेकिन नहीं, आपने कभी हमें इस लायक समझा ही नहीं। उस 1 साल की बच्ची जिसने बोलना चलना भी नहीं सीखा, उसे जयपुर का उत्तराधिकारी बना दिया और कहा उसके पहले अगर उसे कुछ हुआ तो सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा। तब मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि एक मन हुआ आपको वही मार डालूं। लेकिन फिर मैं ये सोचकर रुक गया, 20 साल बाद जब वो वापस आएगी तब मैं उससे सब छीन लूंगा। लेकिन क्या हुआ, आपने हमारे हर किए कराए पर पनीफा दिया।
फिर ऐश्वर्या की तरफ इशारा करके आगे बोला, और अपकी इस लाडली ने क्या किया, मेरे खून मेरे छोटे बेटे की मार डाला। लेकिन तब भी शांत रहा। वो आगे कुछ बोलता तभी जय जी कंफ्यूज होकर बोले, आप किसकी बात कर रहे हैं? राघवेंद्र गुस्से में बोला, सिद्धार्थ मेरा बेटा था, हमारा खून, वो भी सिंह परिवार का हिस्सा था, लेकिन उसे तुम्हारी बेटी है मार दिया। लेकिन नहीं, अब मैं तुम सब उसकी मौत का बदला लूंगा और फिर सबके मरने के बाद जयपुर पर राज में करूंगा और मेरा बेटा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। वही जय जी को जैसे कोई बड़ा झटका लगा था। ठीक यही हाल संध्या जी और वीर जी के थी। जिसे वो शुरू से अपना समझते रहे वही आस्तीन का सांप निकला। ये सोच सोचकर भी उन्हें गुस्सा आ रहा था। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता था? ऐश्वर्या अभी भी शांत थी। ऐश्वर्या अपनी आंखों से कुछ इशारा करती है। ऐश्वर्या का इशारा मिलते ही एकांश, देव, हर्षित, कार्तिक, मैक्स और जोया सभी एक साथ अपना सर हाँ में हिलाते हैं। तभी वहां ताली बजाने की आवाज गूंजने लगी। सबने देखा ऐश्वर्या अपनी जगह से खड़ी हो ताली बजाकर नीचे आ रही थी। ऐश्वर्या को ऐसे देख राघवेंद्र हैरान था। वो बोला, ए लड़की, तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर ऐश्वर्या शैतानी मुस्कान लिए बोली, तेरी इतनी औकात है मुझे हाथ भी लगा पाए? ऐश्वर्या के इतना कहते ही वो गुस्से में तमतमा उठा। इससे पहले वो ऐश्वर्या पर हाथ उठाता, ऐश्वर्या ने बीच में ही उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी जलती निगाहों में उसे देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मरोगे, मैं मार खा लूंगी? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर तुमने मेरे ऊपर या मेरे परिवार के एक बाल को भी हाथ लगाया तो मेरे आदमी तुम्हें गोलियों से ऐसे भूंजेंगे कि गिनती भूल जाओ, लेकिन उन्हें गिन नहीं पाओगे। ऐश्वर्या की बात सुन राघवेंद्र उसे गुस्से में देखता है, जिस पर ऐश्वर्या मिस्टीरियस मुस्कान के साथ उसे चारों तरफ देखने का इशारा करती है। राघवेंद्र और वंदना जैसे ही अपने चारों तरफ देखती है, दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें चारों तरफ से आदमियों ने घेर रखा था, जिनके हाथ में गुन राइफल के साथ और भी हथियार थे। ये सभी हेल आर्मी और डीमन ए आर्मी थी। उन्हें देखते ही वंदना कपती आवाज में बोल, हे हेल आर्मी, डेमन आर्मी। उसके साथ वहां मौजूद किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों ही बहुत मिस्टीरियस थे, जो बहुत कम ही किसी को देखने को मिलते थे। जो जिन्हें मिलते थे वो दुनिया में नहीं मिलते थे, मतलब उन्हें मार देते थे, सिर्फ अपनों को छोड़कर। दोनों के होश उसे देख ऐश्वर्या ईवल स्माइल के साथ बोली, क्या हुआ चाचा जी? चाची जी शौक लगा। अभी तो ये उसका छोटा सा नमूना है, इतने में ही आपके ये हाल है। जब पूरा सच पता चलेगा तब क्या करेंगे? अभी राघवेंद्र अपने डर को छुपाते हुए ऐश्वर्या से बोले, तुम इन्हें कैसे जानती हो? जिस पर ऐश्वर्या व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोली, ये कैसा बचकाना सवाल है? अब क्वीन अपनी ही आर्मी की नहीं पहचानेगी तो क्या आप जैसे गधे पहचानेंगे? पहले तो उसे ऐश्वर्या की बातों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन कैसे ही वो ऐश्वर्या का मतलब समझा उसकी आंखें फटी रह गई। वो हैरानी और डर के मिले जुले भाव से बोला, तुम ही डेविल प्रिंसेस हो? जिसे सुनते ही ऐश्वर्या के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई। ऐश्वर्या बोली, मैंने जितना सोचा था तुम उतने भी बेवकूफ नहीं। अब उसके होश उड़ चुके थे, ये जानकर कि ऐश्वर्या के सामने वो चींटी समान भी नहीं। ऐश्वर्या इतनी स्ट्रांग है, और अगर वो उसे हराता भी है तो उसके साथ वहां पर डेमन आर्मी भी थी। ये सब देख इसे अपनी बाजी हारती हुई महसूस हुई। तभी ऐश्वर्या राघवेंद्र के पास आते हुए बोली, आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही प्लान बनाना जानते हैं? लेकिन शायद आपको पता नहीं था, इस बार आपका पाला प्रिंसेस से पड़ा था, डेविल प्रिंसेस से। सभी हैरान थे। तभी राघवेंद्र अपने गुंडों को सब पर हमला करने को कहता है। वही ऐश्वर्या भी इशारा करती है। कुछ ही देर में वहां लोग बिछे पड़े थे। राघवेंद्र का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। ऐश्वर्या अपने हाथ में गन लिए उसके पास गई और उसके ऊपर पॉइंट करते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मैंने अपना परिवार, अपने भाई बहन को दिया, अपनी बचपन को दिया, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। तभी राघवेंद्र बोला, तुझे क्या लगता है मुझे मार देने से ये कहानी यही खत्म हो जाएगी? नहीं। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी ऐश्वर्या उसे शूट करके मार देती है। अब वहां उसके सारे दुश्मन खत्म हो चुके थे। तभी एकांश अपने गार्ड को इशारा करता है, जिसका इशारा मिलते ही कुछ गार्ड सभा कक्ष को साफ करने लगे। थोड़ी देर में सभा कक्ष पहले की तरह हो चुका था। जिसके बाद ऐश्वर्या जयकी के पास गई और इमोशनल होकर बोली, पापा, हमने अपने भाई बहन की मौत का बदला ले लिए। ऐश्वर्या को इमोशनल देख जय जी उसे अपने गले से लगा लेते हैं। जिसके बाद सभी रीति रिवाजों के साथ ऐश्वर्या का राज तिलक हुआ। अब से ऐश्वर्या जयपुर की रानी सा और एकांश जयपुर का राजा था। जिसके बाद सभी खुश थे। एकांश और ऐश्वर्या दोनों ही जयपुर में रहने लगे। वही ऐश्वर्या के कहने पर मैक्स रीटा के साथ लंदन चला गया और वहां का बिजनेस संभालने लगा। जोया और देव मुंबई चले गए। वही कार्तिक और रुचि ऐश्वर्या के साथ जयपुर में थे। अब सभी खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे ही 5 साल बीत गए। 5 साल बाद जयपुर में महल में बच्चों की किलकारी गूंज रही थी। कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। ऐश्वर्या और एकांश को जुड़वा बच्चे हुए थे, एक लड़की और एक लड़का। दोनों की उम्र 4 साल थी। दोनों ही अपने माँ बाप पर गए थे। लड़की का नाम एकांशी प्रताप सिंह और लड़के का ऐश्वर्य प्रताप सिंह। वही कार्तिक और रुचि के 2 बच्चे, जो जिसमें एक 4 साल का लड़का जिसका नाम रचित था
और दूसरा 1 साल का जिसका हाथ माहिर था। जोया अभी प्रेग्नेंट थी और रीटा और मैक्स के एक लड़की जिसका नाम रीमा था और रीटा 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। महल में सभी खुश थे। सभी एक साथ जयपुर में आए थे और सभी अपने अपने परिवार के साथ खुश थे। इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। अब हम आएंगे इसी का दूसरा सीजन लेकर जिसमें हम ऐश्वर्या और एकांश के बच्चों की कहानी देखेंगे। सीजन 2 के लिए कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।